ठीक है। जी, मेरा ख़्याल है कि हमने सेशन स्टार्ट किया था लेकिन वो गलती से ना अनम्यूट नहीं हुआ था, ठीक है? तो अब दोबारा से हमने स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, हमारा आज का जो सेशन है वो स्टार्ट हम करेंगे कॉर्पोरेट के एरिया से। अगर आपका बिज़नेस होगा तो आप लोग टैक्सेशन को प्रोसीड करेंगे, टैक्स देने की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो हमने पाकिस्तान में बिज़नेस करना है। बिज़नेस करने के लिए अब ये हो सकता है कि आप कहीं पे रजिस्टर ना करवाएँ, आप काम करना शुरू कर दें, ठीक है? तो प्रैक्टिकली तो ये एक ऐसे ही है कि आप अनरजिस्टर्ड एंटिटी के तौर पे ऑपरेट करेंगे। लेकिन बिज़नेस करने के लिए ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक आइडेंटिटी हो, कोई बिज़नेस नेम हो, ठीक है? तो हम पाकिस्तान में जो बिज़नेस कर सकते हैं, या तो हम सोल प्रोप्राइटर के तौर पे कर सकते हैं, या पार्टनरशिप फर्म के तौर पे कर सकते हैं, या कंपनी के तौर पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो जो आपका सोल प्रोप्राइटर का बिज़नेस है, ठीक है? सोल प्रोप्राइटर का बिज़नेस इसको हम कहते हैं कि ये कोई बाकायदा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है, ऑल्दो ये एक बिज़नेस एंटिटी तो आपको मिल जाती है, आपका बिज़नेस बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकली आप ये समझें कि सोल प्रोप्राइटर के केस में जो बंदा है, जो बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस की उस बंदे के अलावा कोई पहचान नहीं है। यानी कि वो बंदा एक्ज़िस्ट करता है तो उसका बिज़नेस भी एक्ज़िस्ट करता है। वो बंदा नहीं है तो उसका बिज़नेस भी कोई वक़्त कैरी नहीं करता। उस बंदे का बिज़नेस कोई वैल्यू नहीं रखता। तो आप ये कह लें कि सोल प्रोप्राइटर में जो बंदा होगा वही अहम चीज़ होगा। इटसेल्फ बिज़नेस कोई इतनी वक़्त नहीं रखता। ऑल्दो सोल प्रोप्राइटर में हमें बिज़नेस बैंक अकाउंट भी खोलते हैं हम लोग, ठीक है? हम नाम भी यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इतना कोई अच्छा फ़ॉर्म ऑफ बिज़नेस नहीं है। इससे एक स्टेप आगे हम चले जाते हैं, ठीक है? तो हम पार्टनरशिप जो है ना वो कर लेते हैं, ठीक है? पार्टनरशिप ये समझें कि पार्टनरशिप ऐसे ही है जैसे हमारी क्लास है। इंडिविजुअली मैं सब लोग को स्टूडेंट बोलता हूँ, लेकिन पूरे सब लोग को एक नाम देना हो तो मैं कह देता हूँ पार्टनरशिप, ठीक क्लास, ठीक है? तो क्लास क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स का नाम है, ठीक है? तो सेम लाइक अगर डिफरेंट किस्म के लोग इकट्ठे हो जाएँ जिनका एक जैसा ऑब्जेक्टिव हो। सर योर साउंड शुड बी मोर लाउड। 1 मिनट दीजिए। मेरा ख़्याल है लाउड तो होगा लेकिन और लाउड कर देते हैं। वेट अब आई। जी, हसन इफ्तिखार साहब, अगर इससे भी आप लाउड चाहते हैं तो इससे लाउड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आप लोग के लिए माइक यूज़ किया है और बिल्कुल इतने मुँह के करीब कर लिया है कि शायद मैं कहीं इसको खा ही ना जाऊँ। तो इसमें ये होगा, पार्टनरशिप में डिफरेंट लोग होंगे जो एक जैसा माइंडसेट रखते होंगे, ये इकट्ठे बिज़नेस करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने वन बाय वन डिटेल में पढ़नी है, ठीक है? देन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस कांसेप्ट है, ऑल्दो न्यूली कहना भी गलत होगा क्योंकि 2017 में आया, लेकिन बड़े सारे लोग को इस चीज़ का इल्म नहीं है, ठीक है? देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपनीज़ हैं, सिंगल मेंबर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ऑल्दो जो सिंगल मेंबर कंपनी होती है, ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होती है, ठीक है? तो ये कंपनियों का स्ट्रक्चर है। आप चाहे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जाएँ या नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जाएँ, ठीक है? आपके पास चॉइस है। किस स्ट्रक्चर में कब जाएँगे, हम थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करेंगे, आपको ऐसा-ऐसा खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग अगर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जी, हम लोग कंपनी को डिस्कस करते हैं, ठीक है? मैं बाकी सारी चीज़ों की तरफ अभी नहीं जा रहा, सोल प्रोप्राइटर की तरफ अभी नहीं जा रहा, पार्टनरशिप की तरफ नहीं जा रहा, लिमिटेड लियबिलिटी पार्टनरशिप की तरफ नहीं जा रहा, इन दोनों पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है, इस तरफ नहीं जा रहा। मैं पहले स्टेप में कंपनी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? और कंपनी में भी हमारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, उसकी तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? और ये जब हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, तो वन बाय वन कंटेंट मैं आपको खुद टिक करवाऊँगा कि हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। तो अभी पहले लम्हे में हम प्रोसीड कर रहे हैं जी हमारे कंपनी के स्ट्रक्चर को, ठीक है? सबसे पहले आपको बता दूँ कि कंपनी पाकिस्तान में हमने बनानी हो, तो कंपनी बनाने के लिए आप किसी भी पार्टी को किस तरह से कन्विंस करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि यार आप कंपनी बनाएँ, ठीक है? तो इससे पहले कि हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन की तरफ जाएँ, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको पहले नंबर पे तो पता होना चाहिए कंपनी होती क्या है। ये मैं आपको डेफ़िनेशन देने लगा हूँ जो कि कंपनी लॉ में लिखी हुई है। कंपनी का मतलब होता है कि वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज़ एक्ट 2017 में, जो कि अभी ऐज़ ऑफ नाउ
आज के दिन आपका इंटेक्टेड एप्लीकेबल लॉ है, ठीक है। और या फिर उससे पहले की रजिस्टर्ड कंपनी है जिसको कहते हैं कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी लॉ, यानी कि कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर वो कंपनी जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है। आप कहें अच्छा कंपनी लॉ कोई अलग है, तो कंपनी लॉ को उसने डिफाइन कर दिया। ये सारी कानून की डेफिनेशन है जो कंपनीज एक्ट 2017 में से मैं डेफिनेशन आपको पिक करके यहाँ पे मैंने लिखी है या बता रहा हूँ। कहता है कंपनी लॉ का मतलब ये है कि जो रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913 है, यानी कि हमारा जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त हमारे पास कंपनी बनाने का जो कानून था वो था जी आपका कंपनीज एक्ट 1913। हम उसको 1984 तक उसी कानून को फॉलो करते रहे, उसी को हमने अडॉप्ट कर लिया और वो 1984 तक चलता रहा। फिर 1984 में जियाउल हक साहब लेके आए आपका कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ठीक है। वो 2016 तक चलता रहा, ठीक है। उसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 आया जो कि मेरा ख्याल है कि इसाक डार साहब के दौर में उन्होंने सदर ममनून साहब ने साइन किए थे इस पे, ठीक है। फैटफ की बड़ी सारी कुछ हम पे वो सख्तियां हुई हुई थी, तो उन्होंने कहा था ये भी गलत है लॉ में, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ऐसे कर दो, बियर इंस्ट्रूमेंट निकाल दो, फलां निकाल दो। मतलब ना जो बेनामी किस्म के एसेट्स होते हैं ना उनको या शेयर्स को दूर करने के लिए ना इसमें काफी तरमीम की गई। इसके बाद कंपनी एक्ट 2017 आया था। तो अभी ये कहता है कंपनी का मतलब है कि 2017 में रजिस्टर्ड कंपनी या उससे पहले कवानीन में रजिस्टर्ड कंपनी, तो उसको हम बोलेंगे कंपनी, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, बताना मैंने इसलिए जरूर समझा कि किसी बंदे को बताना हो तो आपको पता हो, आप कहें कि इस तरह से कंपनी उसको बोलते हैं जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो। तो अगला बंदा पूछेगा अच्छा कंपनी एक्ट एंड कंपनी लॉ में फर्क है, तो आप फिर बताएं कि कंपनी लॉ का मतलब है कि ये 3 कानून और कंपनीज एक्ट का मतलब है कि ये एक ये वाला कानून, यानी कि 4 लॉ में जो भी रजिस्टर्ड होगी वो कंपनी है। आज के दौर में आप ये नहीं कह सकते क्योंकि ये कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, ये तो रजिस्टर्ड हुई हुई है जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत 1984 के तहत, तो ये कंपनी नहीं है, वो भी कंपनी है और ये मौजूदा लॉ में रजिस्टर्ड ये भी कंपनी है। बड़े सारे वकला साहबान इस क्लास में मौजूद हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे एक सवाल पूछना है उनसे, कोई भी बंदा जो माशाल्लाह एक्सपर्टीज समझता है लॉ की मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, म्यूट अनम्यूट करे अपने आप को। एक्ट एंड ऑर्डिनेंस में डिफरेंस क्या है? एक्ट एंड ऑर्डिनेंस में डिफरेंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह। सर वो जो है जो पार्लियामेंट में पास होता है और जो ऑर्डिनेंस है वो सदर साहब उसको फाइनलाइज करते हैं। इतनी बात तो होगी ठीक, लेकिन अभी ये जवाब अधूरा है। मुझे कोई वो बंदा बताए जो अपने आप को समझता है कि जिस बंदे को अबूर है। अच्छा सर, मैं बताता हूँ आपको। इसमें होता ये है कि जो ऑर्डिनेंस होता है ना, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पास होता है और इसकी लाइफ 90 डेज होती है। अच्छा सर, और जो एक मिनट सर, एक मिनट मुझे काइंडली पहले तो आप अपना नाम बताएं। आप इन्फिनिक्स आ रहे हैं, आप चाहे आईफोन रख लें, मुझे नाम मोहम्मद एड्रेस करना है आपको। मोहम्मद जवेद इकबाल नाम है। अच्छा जवेद इकबाल साहब, जी जवेद भाई अब आप बताएं। सर जो ऑर्डिनेंस है ना वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पास होता है और 90 डेज इसकी लाइफ होती है। और बिल्कुल जो सही एक्ट है। है वो पार्लियामेंट से पास 90 होता है। डेज? नहीं नहीं, 90 और डेज नहीं होती, 90 डेज नहीं होती, बिल्कुल गलत आप बता रहे हैं। टाइम बोल रहे हो 120 आप। डेज, सॉरी, 120 डेज, 120। ठीक 120 है। डेज। हाँ ठीक जी, है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा। और एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से पास होता अच्छा तो भाईजान मुझे एक चीज बताएं, ये कंपनीज ऑर्डिनेंस है। हाँ 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ये हाँ। 2017 तक, बल्कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 के आने तक ये चलता रहा है, ठीक है। 1984 से लेके 2016 तक ये तो 120 डेज अगर होती है या 150 डेज होती है, जो भी होती है एक बात है। पहले ये 180 डेज होती थी पहले वक्तों में। तो ये किस तरह से इतने दिन चलता रहा, ये क्या चक्कर हुआ? अच्छा सर, उसमें टाइटल जो होता है ना लॉ का, वो अगर टाइम लैप्स कर जाए तो उसको हम्म। फिर असेंबली इन सेशन आके उसको पास कर देती है, लेकिन टाइटल चेंज नहीं होता है, टाइटल वही नहीं रहता नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ। है। आप सर आप बता दें। ये जो कोई और साहब बताएं, जी वीवो बताएं, वीवो जो 2031 है, ठीक है वी, या खालिद खटक साहब जो हैंड रेज कर रहे हैं, आप अनम्यूट, आप म्यूट कर लें अपने आप को। ऑर्डिनेंस कितना वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जी जी बोलें बोलें, सुन रहे हैं।
जो बंदा कॉन्फिडेंट समझ रहा है अपने आप को, कोई हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्लास का मकसद ये है कि इंटरेक्टिव क्लास बनानी है हमने। मैंने आप लोगों से पूछना है, आपने मुझसे पूछना है और हमारी क्लास आगे बढ़नी है। मेरा ख्याल है कि खामोशी है। सर आप जी। ही बताते हैं। चलो मैं आप थोड़ा सा जो मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी इंशाल्लाह इसका फायदा भी होगा। ये बड़े सारे जगहों से मैंने बड़े सारे लोगों से पूछा, मैंने इस पे फिर रिसर्च की। असल बात ये है, एक बात याद रखिएगा कि जो एक्ट होता है ये आपका पार्लियामेंट का लॉ है। मैं एक छोटी सी इस पे वीडियो भी भेज दूंगा। पार्लियामेंट कह रहा हूँ, आपके मजलिस शूरा का कह लें, या आप ये कह लें, मजलिस शूरा ही मैं बेहतर समझता हूँ, ठीक है। मजलिस शूरा का लॉ होता है जो एक्ट होता है, यानी कि 3 पार्टियों ने अगर किसी कानून को पास कर दिया, कानून भी नहीं, किसी बिल को 3 पार्टियों ने, 3 पार्टियों से मुराद आपके प्रेसिडेंट साहब ने, आपकी नेशनल असेंबली ने, आपके सेनेट ने। प्रेसिडेंट तो एंड पे साइन करता है, सबसे पहले सेनेट एंड नेशनल असेंबली, इन दोनों में से कोई एक जगह से बिल ओरिजिनेट होगा। अगर सेनेट से हो गया है फिर वो नेशनल असेंबली जाएगा, नेशनल असेंबली से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास अख्तियार होता है कि 10 दिन के अंदर अंदर किसी भी बिल को अप्रूव करे या उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। और अगर दोनों हाउस किसी बिल को पास कर चुके होते हैं ना, तो रिकंसिडरेशन के लिए जब वापस बिल आता है तो ज्वाइंट सेशन में जाता होता है हमेशा, ठीक है। आपका मनी बिल जो है वो ऑलवेज नेशनल असेंबली से आएगा, ठीक है, और वो सेनेट को सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाएगा और एंड पे प्रेसिडेंट साहब से साइन हो जाएगा, ठीक है। मनी बिल के अलावा बाकी सारे बिल वो एदर हाउस, यानी कि वो नेशनल असेंबली से भी रेज हो सकते हैं, वो आपके पार्लियामेंट से भी रेज हो सकते हैं, ठीक है। फिर एंड पे वो चले जाते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, ठीक है। अब सवाल ये है कि ऑर्डिनेंस जो है ना, वो आपके प्रेसिडेंट का है, पावर है कि वो उसको प्रोक्लेम कर सकता है, वो उसको इशू कर सकता है जब नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन होती है, और वो 120 दिन के लिए होता है, और 120 दिन के बाद वो लैप्स हो जाएगा। उसके बाद अगर नेशनल असेंबली चाहे तो उसको आपके फर्दर 120 दिन के बाद 120 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है, यानी कि टोटल ऑर्डिनेंस की जो लाइफ हो सकती है एक्सटेंशन के बाद वो 240 दिन होती है टोटल मैक्सिमम जो हो सकती है। लेकिन इस दौरान अगर सदर साहब ने एक ऑर्डिनेंस वो इशू कर दिया, नेशनल असेंबली चाह रही है कि उसको हमने आगे 120 दिन भी नहीं जारी रहने देना, तो असेंबली का सेशन बुलाएं और ये उस ऑर्डिनेंस को आप खत्म करवा सकते हैं। लेकिन आप कहें कि आपने जो सवाल बताना था वो तो अभी नहीं बताया, तो भाईजान जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जितने ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ऑर्डिनेंस होते हैं 3 तरह के। एक ऑर्डिनेंस आपका लेके आता है प्रेसिडेंट, एक आपका ऑर्डिनेंस लेके आता है गवर्नर। गवर्नर वाला ऑर्डिनेंस होता है पूरे सूबे के लिए, आपका जो प्रेसिडेंट का होता है पूरे पाकिस्तान के लिए। और एक जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लाए, जैसे मुशर्रफ साहब कानून लाए, जो माशाल्लाह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आप पढ़ेंगे, आपका जियाउल हक साहब लाए कंपनीज ऑर्डिनेंस, आपका बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस, आप वापस चले जाएं जो 1962 का है, जियाउल हक साहब वो लाए अयूब साहब। कौन लोग हैं कसम से सारा मजा खराब कर देते हैं। सर म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो। यार मैं म्यूट सबको करता हूँ, लेकिन ना ये फिर जो है ना पता नहीं कैसे अपने आप को इन्होंने अनम्यूट रखा हुआ है। मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिर बंदा रिमूव कर दे, फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाकी सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं ना। ये तो है सर, लेकिन ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग अभी क्लास में बैठे। हाँ जी, इतना ख्याल मतलब नहीं करते इसमें ना। देखे पर्सनली मुझे कोई नहीं है, आप लोग डिस्टर्ब होंगे, मतलब आप लोग जो घंटा 1.5 घंटा निकाल के बैठे हुए हैं यार, आपका टाइम कीमती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात है फर्क, आप लोग प्रोफेशनल है माशाल्लाह सारे लोग, और ये मैं किसी एक बंदे को नहीं कह रहा, ये उस बंदे के लिए है जो बंदा ये मस्ती कर रहा है। खैर, तो इसमें ना भाईजान ये होता है कि वो पूरा रिदम भी बंदे का खराब हो जाता है, बंदा सोच के जो बैठा होता है कि मैंने ये बोलना है। अच्छा, आपके जितने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लाए ऑर्डिनेंस, जो अभी ऑर्डिनेंस चल रहा है ना, मैं मिसाल देता हूँ, अभी आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 चल रहा है, वो आपका चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आपके लाए थे जनरल मुशर्रफ साहब, ठीक है। उनको कानून में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो 120 दिन के लिए होगा, वो चलते रहते हैं अनलेस के वो रिपील हो जाएं, अमेंडमेंट्स आ जाएं, ठीक है, वरना वो खत्म नहीं होते, ठीक है। अगर आप लोग ये कहते हैं ना कि उसको असेंबली पास कर देगी और फिर भी ऑर्डिनेंस रहेगा, तो ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ जो आपका प्रोसीजर ऑफ वो है लॉ का, लॉ मेकिंग का,
आप उसका ही सत्यानाश कर रहे हैं, ठीक है। जब एक कानून तीनों जगहों से पास हो जाएगा ना, मिसाल के तौर पे ऑर्डिनेंस ने ले आया प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट ने पास उसको कर दिया, सपोज करेंगे ऑर्डिनेंस लिया तो समझो उसने पास कर दिया। अब नेशनल असेंबली और सेनेट से उसकी अप्रूवल करवानी है। जो ही उसने अप्रूव कर दिया ना नेशनल असेंबली एंड सेनेट ने, अब वो नो मोर ऑर्डिनेंस, इट शैल बी कन्वर्टेड इनटू द एक्ट, ठीक है। तो जितना कोई ऑर्डिनेंस आपसे कोई पूछेगा तो आपने पहली फुर्सत में सोचना है कि यार ये कोई ऐसा कानून तो नहीं है जो उस वक्त में आया था। तो जब आप सोचेंगे और देखेंगे तो आपको वही मिलेगा। इसकी मिसाल कानून शहादत ऑर्डिनेंस भी है, कानून शहादत ऑर्डर, सर ऑर्डिनेंस का ना, कानून शहादत ऑर्डर भी है 1984। आपका ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 भी है, ठीक है। आपका बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 भी है। इस तरह से डिफरेंट कानून आपको मिलेंगे और सारे वही कानून होंगे जो उस वक्त में आए। और शायद मेरा ख्याल है कि ये चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी थी और ये बड़े सारे लोगों को पता भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बताना जरूरी समझी है। तो फिर अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? एक्ट पढ़ रहे हैं, ना कि ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं, कंपनी एक्ट 2017। तो किसी बंदे को समझ आ गई है? मुझे क्लियर कर दें। Yes, sir. यस सर। चलें, ग्रेट। आपके पास एक क्लाइंट आए हैं, वो या आप खुद किसी बंदे की कंपनी बनाना चाहते हैं, आपके पास कुछ ऐसे विनिंग कन्विंसिंग पॉइंट्स होने चाहिए, आप अगले बंदे को एक्सप्लेन कर सकें कि यार आप कंपनी क्यों बनाएं। अगला बंदा पूछ सकता है ना, आप कंपनी बोल रहे हैं तो कंपनी क्यों बनाई जाए। आपने अगले बंदे को एक्सप्लेन करना है भाईजान। सबसे पहला जो बड़ा बेनिफिट है वो है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। अब लिमिटेड लायबिलिटी अगर मैं आपको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कंपनी बनाने पे ले जाऊं ना, ये चीजें ना बताऊं, तो मेरा ख्याल है कि आप किसी बंदे को वेल एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रैक्टिकल के साथ साथ बेसिक जो जरूरी थ्योरी है वो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे तो मुझे एक लम्हे में प्रैक्टिकल पे जाने पे कोई एक टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हालांकि इस पे मुझे ज्यादा बोलना है, उस पे मैंने फॉर्म शॉर्म भरने हैं, मैंने कहना है अच्छा यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो किसी बंदे को एतराज है तो मुझे वो बोल सकता है अभी। जी जी, मैं ग्रुप हमने बनाया हुआ है, आप उसमें किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछिए। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा यार ये ना सॉरी टू से आइंदा ना हमने ये करना है। आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, आ रही है, ठीक मैं है। ये सोच रहा हूँ कि आइंदा ना जो बंदा ऐसी मस्ती करेगा, तनवीर ये देखिए कौन बंदा होगा ना, मुझे बताएं, इसको रिमूव करते हैं। जो भी बंदा होगा ना, चाहे जो भी होगा, जीरो टॉलरेंस, क्योंकि बाकी लोगों को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता बाकी लोग डिस्टर्ब हो। क्योंकि मतलब ये देखिए आप, ये कौन साहब है, ये स्क्रीन पे लगे हुए हैं मस्तियां करने में। अच्छा जी, तो इसमें भाईजान ये होगा कि लिमिटेड लायबिलिटी होगी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, मेरी बात सुने कि अगर मैं या आप बिजनेस कर रहे हैं ना, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने की होगी एक इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट की होगी, तो सपोज करें मैं या आप हैं, हमने एक कोई छोटा सा शॉप स्टार्ट की, ठीक है, वो एक ढाबा स्टार्ट कर लिया, ठीक है। उसमें जो आपने पैसे लगाए हैं, कल को अगर उसमें हो जाए नुकसान, तो आप सारा नुकसान अपनी जेब से बर्दाश्त करना है। ऐसे ही है, ऐसा नहीं होगा कि आप जी जी अहमद साहब फिर बात करते हैं, अभी इस क्लास को कैरी करें, एंड पे बात कीजिएगा। हमने उस पर कुछ की इन्वेस्टमेंट, अगर उसमें खुदा न खासा लॉस हो गया, मैंने ढाबा बनाया, उसका मैंने परमिट लिया, उसमें मैंने स्टॉक रखा, ठीक है, कोविड आ गया, कोई और मसला हो गया, आग लग गई, जो नुकसान हुआ मेरा हुआ, ठीक है। बल्कि जिन लोगों के पैसे देने हैं उन्होंने भी मेरा दस्ते गिरेबान पकड़ा के भाईजान आपने पैसे देने हैं, हमें वो पैसे दें, ठीक है। तो मुझे तो सब लोग को पे करने पड़ेंगे। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि मैं जो पैसे लगा चुका हूँ मेरी उससे जान बच जाए। मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है सिर्फ उस हद तक मैं लायबल रहूं अपनी इन्वेस्टमेंट के एक्सटेंट तक, ठीक है। वीवो भाईजान आप रिकनेक्ट करें, सब लोग को बिल्कुल आवाज सही आ रही है। तो मैंने कहा जी मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की हद तक लायबल हूँ, उससे ज्यादा लायबल नहीं हूँ, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी।
यानी कि कल को बिजनेस को नुकसान हो गया तो आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो एक्सपोज नहीं है बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं उसको फुलफिल करने के लिए। यानी कि अगर मेरा बिजनेस नुकसान करता है तो मैं कहूंगा भाई जो मैंने बिजनेस में पैसे लगाए हुए हैं वही हैं, उससे ज्यादा मैं और नहीं दे सकता। लेकिन अगर बिजनेस में आए फायदे तो वो मैं अपनी जेब में डालूंगा। ये सबसे बड़ा फायदा है जो किसी भी बंदे को आप गिनवाएंगे, आप कहेंगे कंपनी बनाओ, कंपनी में प्रॉफिट्स आए आपके, नुकसान हो गया तो जितने आपने पैसे लगाए हुए हैं सिर्फ उतना नुकसान आपका, उससे ज्यादा नुकसान आप बर्दाश्त नहीं करोगे, चाहे करोड़ों रुपया का नुकसान हो जाए कंपनी को। ठीक है। सलाम सर जी, वॉइस में इशू है आपकी। तनवीर आप ऐसा कीजिए कि ना साथ ना माइक लगा लो हैंड फ्री और मुझे सुनो, अगर कोई इशू आए तो मुझे बताना। ठीक आ रही है बस। अच्छा जी, आपकी पर्सनली जो एसेट्स हैं वो एक्सपोज नहीं है किसके, आपके लॉसेज के, जो बिजनेस के लॉसेज हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप बताएं, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वहां तक नुकसान हुआ तो आप लाइबल होंगे, अगर प्रॉफिट्स हुए तो वो आपके होंगे। यानी कि आप किसी पे घात लगा के हमला कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को बचा रहे हैं, ठीक है। अगर वापस हमला हो गया तो आपका जो आगे से बैरियर है, जो इन्वेस्टमेंट है, वही लॉस होगा, आप तक वो नुकसान नहीं आएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। ओनर ओनरशिप अलग चीज होती है, कंट्रोल अलग चीज होती है। कंट्रोल होता है कि बिजनेस को चलाने वाले लोग, ठीक है। ओनरशिप होता है कंपनी का मालिक, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली कंपनी को चलाने वाले लोग और होते हैं, ठीक है, और ऑनर और होते हैं। आप ये कहें कि ये क्यों बता रहे हैं, ये ऑनर और हैं, कंट्रोल वाले और हैं। जो होता है ना अपना सोल प्रोप्राइटर होता है, ठीक है, या पार्टनरशिप होती है, उसमें क्या होता है कि जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं वही लोग बिजनेस चला रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके पास हो सकता है सफिशिएंट एक्सपर्टीज नहीं होती। लेकिन कंपनी में जो इन्वेस्टर होता है, जो कंपनी बनाता है, उसके पास इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन उसके पास कंपनी को चलाने की एक्सपर्टीज नहीं होती, ठीक है। तो वो एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, फिर एक्सपर्ट्स कंपनी चला के देते हैं। तो यानी कि ये कंट्रोल एंड ओनरशिप दोनों चीजें अलग अलग होती हैं इसमें। फिर परपेचुअल सक्सेशन होती है। मैंने आपको स्टार्ट यहीं से किया था कि अगर एक ओनर जो है ना वो मर गया, उसको खुदा ना खासा कुछ हो गया, तो आपका बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बिजनेस उसके बाद है ही नहीं। लेकिन कंपनी में अगर कोई बंदा मर जाता है, कंपनी में वाशरूम तक के ना हो जाता है, ठीक है, मंगम दा तो देन गोले उ खड़ा जमंग दा डोडई मां पखपलम लग दगा राले ये कौन बंदा था मुझे बताओ, इसको निकालने अभी। तनवीर, इट्स योर ड्यूटी। अब देखो कि कौन ये यहाँ पे टॉकिंग आ सर रहा है, ये मेरे अलावा जो वीवो, बंदा आएगा ना सर मुझे लास्ट बताओ। में वीवो है, वो सिर्फ अनम्यूट है, हसनैन बाकी साहब आ सारे रहे हैं, म्यूट। इनको हटाते हैं। नहीं सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, एक्सक्यूज मी सर, मैं बोल रहा हूँ लास्ट में वीवो है, ये सिर्फ क्या वो। बोल रहे हैं? सर लास्ट में वीवो मोबाइल वो अनम्यूट है, क्या बाकी नहीं? सारा म्यूट है। सर ये क्या लास्ट कह रहे में हैं? एक मोबाइल है वीवो, वो म्यूट में नहीं है। भाईजान मैं अगेन लास्ट में मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट में मैं रिमूव कर दूंगा जो बंदा होगा ना, 1 लम्हे में रिमूव कर दूंगा। कौन है? म्यूट नहीं, ये लास्ट टाइम म्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद 1 लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। यार सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ये इस क्लास में कोई नए किस्म के, अनोखे किस्म के लोग आ गए हैं, पहले आज तक नहीं मिले। एक सॉरी जी, सारा रिदम खराब कर देते हैं आप लोग जो। सॉरी, आई एम कंपेल्ड टू लीव द क्लास टुडे एज द ओनली अनेबल टू हियर बिकॉज़ योर स्क्रीन इज नॉट क्लियर। बस वीवो साहब, आप अपना काइंडली इंटरनेट चेक करें मेरे भाई, आप रीजॉइन करें। आपके इंटरनेट का इशू है, बाकी लोग का इशू नहीं है। आपका अगर इशू है तो आपके पार्ट पे मेरे दोस्त, आपने उसको हल करना है, ठीक है। आपने हल करना है उसको, मैं नहीं कर सकता। आपको ना अपना वो उसको नेट को इम्प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा जी, तनवीर आवाज कम रखो इसकी। अच्छा, इसमें ये होगा कि आपकी कंपनी अगर खुदा ना खासा कोई नुकसान हो गया, कोई मसला मसाइल हो गया, ठीक है, बंदा गुजर गया जिस बंदे ने कंपनी बनाई थी, तो बैक एंड पे कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है।
कानून में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है लीगल पर्सन। आप और मैं, हम लोग क्या हैं, नेचुरल पर्सन है, ठीक है। जो लोग बाकायदा मतलब जिनकी बर्थ हुई है, इन लोग को नेचुरल पर्सन कहा जाता है। कंपनी को लीगल पर्सन बोला जाता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। जो कंपनी है, ठीक है, इसकी कभी फौत ये नहीं होती, कभी ये बंद नहीं होती अनलेस कि हम इसको खुद बंद करें, ठीक है। इसमें होगा क्या कि जो लोग होंगे इस कंपनी को बनाने वाले, अगर वो चले भी जाएं तो इसके शेयर किसी और बंदे को ट्रांसफर हो जाएंगे, कंपनी अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, इसकी ओनरशिप चेंज होती रहेगी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, एक घर होता है या एक फ्लैट होता है, एक कोई जमीन है, उसके हजारों लाखों बंदे ओनरशिप तो उसकी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन कभी जमीन कभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, मतलब इटसेल्फ वो एग्जिस्टेंस अपनी रखती है। तो यानी कि जितना फिर कोई बिजनेस पुराना होता जाएगा, उसकी उतनी पहचान, उतनी वर्थ लोगों में ज्यादा होती जाएगी। तो कंपनी के 3 फीचर आपने किसी को बताने हैं। आपने कहना है भाईजान सबसे पहला बेनिफिट आपकी लिमिटेड लायबिलिटी है, उसके बाद आप काबिल लोग को ले आइएगा, आपने बस पीछे बैठना है, इन्वेस्ट करना है और आपने खाना है, जो प्रॉफिट आपके आएंगे, ठीक है। और वो बिल्कुल छोटे लेवल की कंपनी है, तो फिर तो उसको बंदे को आप ये पॉइंट नहीं बोलोगे। उसके बाद आप कहोगे सर अगर आपको खुदा ना खासा कुछ हो भी जाता है, ये तो नहीं कहेंगे वरना अगला बंदा चपेड़े कराएगा, उसको कहिएगा कि सर इसकी परपेचुअल सक्सेशन होगी। वो कहेगा कि परपेचुअल सक्सेशन क्या है, आप उसको बताएंगे कि अगर आपकी कंपनी में खालिद खटक साहब हैंड रेज कर रहे हैं, खालिद साहब मुझे टाइप करके बताएं इशू क्या है, फिर हम दोबारा एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे होगा, बिल्कुल एंड पे। आप अगले बंदे को बताएं कि अगर सर खुदा ना खासा ऑनर को कुछ हो भी जाए तो कंपनी लॉन्ग लास्टिंग होती है, कंपनी कभी बंद होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपने लोगों को बतानी है, फिर अगला बंदा थोड़ा सा कन्विंस होगा। फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, मैंने आपको जो की पॉइंट्स हैं 2-3 वो बता दिए हैं, ठीक है। लेकिन एक लंबी लिस्ट अगर आप कहेंगे कि मैं वो करवाऊं तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने साथ प्रैक्टिकल पे भी जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये देख लें, सबसे पहले SCCP की वेबसाइट है, ये टॉप पे हमने लिखा हुआ है। आपने कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आपने नेम अवेलेबिलिटी सर्च करनी होती है। आप जो बिजनेस रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं, आपको पता हो कि कंपनी का नाम हमने क्या रखना है, ये सबसे पहला एक फेज है, ठीक है। और फिर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की तरफ हम जाएंगे। तो अभी हमने सबसे पहले SCCP की वेबसाइट पे जाना है, कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होती है SCCP के पास, ठीक है। तो अभी हम प्रोसीड करते हैं इस प्रैक्टिकल पोर्टल पे जो SCCP का है। आई बिलीव आप लोग को पोर्टल नजर आ रहा होगा, सेकंड 10 होता जी जी, आप बलवानी साहब बता रहे हैं नेम ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सेक्शन 10 है, ठीक है, जो बताता है। फिर उसके साथ कुछ एसोसिएटेड रेगुलेशंस भी हैं, ठीक है, कुछ प्रोहिबिटेड नेम्स भी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सेक्शन 10 ही है एग्जैक्टली। आपने जाना है जी, अल्लाह भला करे, SCCP की वेबसाइट पे। जब आप SCCP की वेबसाइट पे चले जाएंगे scp.gov.pk, ठीक है, तो ये वेबसाइट आपके सामने अपीयर होगी। अभी ये लोड हो रही है, ये तकरीबन 5 मिनट लेती है, 5 सेकंड लेती है लोड होने में, ठीक है। जो ही ये वेबसाइट आ जाती है, ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है SCCP के साथ। SCCP के ऑफिस का आपको थोड़ा सा बता दूं कि SCCP का जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। ये बिल्डिंग पहले आई भी थी, ठीक है, ये बिल्कुल पहले जो उसने शो की थी, अभी आ जाएगी, दोबारा आ जाएगी, ठीक है। इसका जो एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस जो हेड ऑफिस का है ना, ठीक है, वो ये आ रहा है, NICL की बिल्डिंग है, बिल्कुल ये वाली बिल्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद SCCP के 4 सूबों में और 5वां इस्लामाबाद में, हेडक्वार्टर के अलावा, ये हेड ऑफिस जो है ना, इसके अलावा 4 सूबों में इसके ऑफिस आ गया और 5वां इस्लामाबाद में आ गया हेडक्वार्टर के अलावा। यानी कि 5 ऑफिस ये और छठा हेडक्वार्टर का ऑफिस, 6 हो गए। बाकी एक इसका ऑफिस है मुल्तान में, ठीक है, एक ऑफिस है इसका सक्खर में और एक ऑफिस है इसका फैसलाबाद में, ठीक है। इसके अलावा एक इसका ऑफिस है GB में, ठीक है। ये टोटल मिला के 9 to 10 ऑफिस बन जाते हैं, ठीक है। हेड ऑफिस एक है, बाकी को बोलते हैं CRO, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है, जहाँ पे कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। रजिस्ट्रेशन भी आपकी हेड ऑफिस में हो रही होती है, लेकिन जो बाकी फाइलिंग्स होती हैं ना, एनुअल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने, वो आपके होते तो ऑनलाइन है, कैसे होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपकी सारी वो सबमिशन एड्रेस हो रही होती है टू CRO,
सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को, ठीक है। तो अभी हमने प्रोसीड करना है कंपनी बनाने की तरफ। तो सबसे पहले आप जाएंगे ये वाले लिंक पे जो ई सर्विसेज का है। आई बिलीव आपको नजर आया होगा, ये लिंक खड़ा हुआ है, ठीक है, दिस वन। ये वाला लिंक नजर आ रहा है जी आपको, ठीक है। इस लिंक पे आपने सबसे पहले जाना है। जो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पोर्टल इस तरह का अपीयर हो जाएगा, ठीक है। इस पोर्टल पे आपको अभी एक पहले आज के दिन में मैं सिर्फ ये बता दूं कि एक पाकिस्तानी बंदा है, तो इस पोर्टल पे कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले एक लॉगिन बनेगा उस बंदे का। अब कौन बंदा है भाई? चलो जी, नईम साहब को छुट्टी करवा दी है, ठीक है। अब मजीद इसको नहीं होना चाहिए क्लास में। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो अगला ये नीचे पोर्टल के नीचे आ रहे हैं कि किस बंदे को रजिस्टर करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने कंपनी के अंदर लोग होंगे सब लोगों का आपने कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर हो सकते हैं, कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो 1 डायरेक्टर होगा। उसका आपने पोर्टल बनाना है। उस पोर्टल बनाने के लिए आपने साइन अप फॉर नेशनल पे क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया जी, तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आ गई, ठीक है। इस स्क्रीन पे आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आईडी कार्ड आप नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्ड की एक्सपायरी डेट कार्ड पे लिखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपने उस एक्सपायरी डेट को लिख लेना है, ठीक है। ये मैं अब डमी फिगर्स डाल रहा हूँ, डमी डाटा डाल रहा हूँ, ठीक है। कार्ड की इश्यूएंस डेट की फिगर आप लिखेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर अगर बैकवर्ड जाना हो ना तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ 2022 है ना, तो आपका जो भी रेलिवेंट ईयर बन रहा है उस पर आप चले जाएं, ठीक है। सिलेक्ट कर लें, फर्जी में डाल रहा हूँ, ठीक है। आप अपना ये जो पोर्टल जहाँ पे आप लॉगिन करेंगे उसके लिए जैसे फेसबुक का कोई पासवर्ड वगैरह आपने रखना होता है तो साइन अप करते हो ना, तो पासवर्ड बताते हो। आपने अपना कोई भी पासवर्ड सपोज करें कुछ भी लिख लिया, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड लिख दिया। उसके बाद आपने एनआईसी के अकॉर्डिंग अपना नाम लिख लेना है, ठीक है, नाम लिख लेंगे। उसके बाद आपने अपना फादर या स्पाउस नेम जो आपके आईडी कार्ड पे है वो आप लिख लें, ठीक है। आपने वो नाम लिख लेना है, ठीक है। मैंने वो नाम लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है, आपकी नहीं मतलब जिस बंदे को आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये भी फर्जी में सारी चीजें डाली जा रहा हूँ। उस बंदे का जो करंट एड्रेस है आप उसको लिखेंगे, ठीक है। देन आप उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि ये मोबाइल नंबर लाजमी तौर पे उस बंदे के नाम पे यानी कि उस बंदे के एनआईसी पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो फिर ये पोर्टल आप रजिस्टर्ड यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। और लाजमी तौर पे ये नाम पे रजिस्टर्ड होगा। और अगर आपने ये एक एक्स्ट्रा चीज है, अगर प्रमोशनल मैसेज की वो सर्विस ली हुई है कि वो ना आपको आए, ब्लॉक करवाए हुए हैं प्रमोशनल मैसेज, तो फिर भी आपके पास कैप्चा कोड नहीं आएगा, ठीक है। और कैप्चा कोड नहीं आएगा तो देन आपके पास वो जो वेरिफिकेशन कोड आता है आप रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आपके पास वो कोड जरूर आएगा 4 डिजिट का, ठीक है। फिर देन आपने अपना ईमेल एड्रेस उसको देना है, ठीक है। देन आपने ये जो नीचे लिखा हुआ कोड है, ठीक है, ये आपने बताना है। फिर आपने ये जो अंडरटेकिंग है इसको साइन करना है, बयान हल्फी को साइन करना है और आपने कर देना है साइन अप। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। अनब्लॉक के लिए क्या करना होगा सर? अच्छा, अनब्लॉक के लिए भाईजान जहाँ से ब्लॉक करवाया था वहां से अनब्लॉक करवाएंगे। तो आपको पता है पीटीए वगैरह की मेरा ख्याल है कोई सर्विसेज है। ये मैंने इसलिए बताया कि मतलब ना हो सकता है कुछ लोगों ने ब्लॉक करवाई होती है। जिस मैंने ब्लॉक करवाई होगी तो उसको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि ब्लॉक कहाँ से करवाई है और उसको अनब्लॉक कहाँ से करवाना है। वैसे इंटरेस्टिंगली आज तक मेरे पास अनब्लॉक वाला कोई बंदा नहीं आया, मतलब ब्लॉक वाला। तो आप अगले बंदे को पूछ लें कि यार ब्लॉकेज तो नहीं है, नॉर्मली वैसे होगी नहीं। और ब्लॉकेज हुई ना तो आपको 200 रुपये पड़ जाएंगे चार्जेस। वो चार्जेस बढ़ जाएंगे, मतलब एससीसीपी कहेगा आपने मेरे पोर्टल पे आके ये जितनी दफा ट्राई करेंगे ना, मैं एक चीज बता दूं, अगर वन गो में आपका रजिस्टर्ड हो गया ठीक है, हर लॉगिन पे आपको ये ऑलमोस्ट एडिशनल 50 रुपए चार्ज पड़ते हैं। और मैंने तो अभी देखा है जो लास्ट टाइम हमने फेस किया है इसने 200 रुपए हमें चार्ज किए हैं, 50 चार्ज नहीं किया। अब अल्लाह आलम की इन्होंने फीस बढ़ा दी है अभी या यहाँ पे अपडेट नहीं की।
या हो सकता है कि उसने किसी और बंदे से 2-3 ट्राइयां करवाई हों और चौथी ट्राई मैंने कर दी हो। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ना। ठीक है जी, ये सारी चीजें सबमिट करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ईमेल पे और एक मोबाइल नंबर पे 2 कोड आ जाएंगे 4-4 डिजिट के, ठीक है। आपने जो ही साइन अप करना है तो ये सारी स्क्रीन गायब हो जाएगी, एक नई स्क्रीन आ जाएगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो कैसी होगी, ठीक है। उस पे दोनों कोड आएंगे, आप दोनों कोड लिखेंगे, ठीक है। देन आप उसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पोर्टल बन जाएगा। तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो वाली चीज होती कैसी है। जब हमने यहाँ पे गए, हमने क्लिक किया, आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ गई, हमने साइन अप फॉर नेशनल किया, ठीक है। नेशनल करने के बाद ये वाली सारी चीज आ गई, ठीक है। ये चीज जो भी मैं आपको बता रहा था, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये कौन लोग हैं? हाँ जी, बताओ जी कौन है भाई? यार क्या कर रहे हो भाई? मुझे बताया करो किस बंदे को निकालें, क्योंकि यार बाकी सारे लोग तो ना तंग हों एक बंदे की बेवकूफी और जहालत की वजह से। बस भाईजान आप लोगों ने मुझे ना काइंडली यहाँ पे लिख देना है, मेरे अलावा किसी और का टॉकिंग आए ना हम उसको निकाल देंगे। वो पेड स्टूडेंट, हमारे पास बड़े ज्यादा पेड स्टूडेंट है यहाँ पे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाईजान वो ज्यादा है ना तो फीस वापस ले ले। हम यहाँ पे आप लोग को फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं, तो बाकी लोग का क्यों टाइम जाया हो। कुछ समझ नहीं आ रही थी पहले आवाज। जी मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं। सर कोई क्लाइंट है जिसका पहला यूजर बना हुआ है वो तो हो और वो दोबारा न्यू कंपनी बनाने के लिए आए, फिर उसका यूजर कैसे चेक करेंगे? ये भी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट धीरज रखिए, धीरज, ठीक है। ये कब से बोल रहा था वो बंदा? अच्छा अभी आया, ठीक है जी। हम ई सर्विसेज पे गए थे आपके सामने, हमने ई सर्विसेज पे क्लिक किया था, आपके सामने ये स्क्रीन आ गई थी, आपको पता ही है। हमने साइन अप फॉर नेशनल पे क्लिक किया था, आपके सामने ये फॉर्म आ गया था जो अभी मैंने आपको दिखाया। उसमें हमने एनआईसी लिखा था, हमने एक्सपायरी डेट लिखी थी, हमने इश्यूएंस डेट लिखी थी, हमने बंदे का नाम लिखा था, ठीक है, बंदे एज पर एनआईसी, ठीक है। पासवर्ड लिखा था, फिर उसका एनआईसी के अकॉर्डिंग नाम लिखा था, उसके फादर नेम लिखा था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखी थी, ठीक है। देन हमने उसका नीचे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर लिखा था, ठीक है। और हमने कहा था मोबाइल नंबर नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। देन हमने साइन अप कर दिया था, ठीक है। मैंने आपको कहा था साइन अप करने के बाद एक मोबाइल पे आएगा और एक ईमेल पे आएगा। साइन अप करने के बाद मैंने आपको कहा था ये स्क्रीन गायब हो जाती है, बिल्कुल गायब होती है। तो आपके सामने कौन सी स्क्रीन आती है? आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जो ये खुली हुई है। जो ही आप साइन अप करेंगे तो अगली स्क्रीन ये डिस्प्ले होगी, सिक्योरिटी कोड वेरिफिकेशन। वो कहेगा कि वो कोड बताएं जो आपके मोबाइल नंबर पे आया है और वो कोड बताएं जो आपके ईमेल पे आया है। आप दोनों कोड्स को लिखेंगे अलग अलग, और यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। बड़ा दिल कर रहा हो, बड़े आप अच्छे काबिल आदमी हैं, आपके पास टाइम है, तो टर्म्स एंड कंडीशन को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो आपके टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे क्लिक करने से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ जब यूं ही वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो आपका पोर्टल। क्या क्वेश्चन आया जी? हक नवाज साहब, अब हम फिजिकल मेथड में नहीं जाएंगे। फिजिकल मेथड की एक तो फीस डबल है, और दूसरे नंबर पे अगर आप टेक्नोलॉजी अडॉप्टिव नहीं हो रहा है तो दुनिया आपको बड़ा पीछे छोड़ देगी। घर बैठे बैठाए हम कंपनी बनाया करेंगे, हम कभी एससीसीपी के चक्कर नहीं लगाएंगे। ना आपके पास इतना टाइम होता है, ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि हमने आज तक 2-3 कंपनियों के अलावा हमने कभी भी फिजिकल में कंपनियां नहीं रजिस्टर करवाई। हम ऑनलाइन में करवाते हैं, इतना टाइम नहीं होता। जी, जी, उसके लिए सारी चीज़ें, फिर आपका वो ऑब्वियसली कोई प्रॉपर ये पोर्टल नहीं बनेगा, फिर तो आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स बना के लेके जाने होंगे। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपको बताएँगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ब बाद में रखेंगे, बिल्कुल ये दरमियान में ना लोगों को ये होता है कि यार मुझे एड्रेस नहीं किया, ठीक है। ये बा आगे मैंने बताना था कि रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबिलिटी नेम भी दोनों तरीकों से सर्च हो सकती है, ये मैंने आपको बताना है। अभी तो मैंने पहले लम्हे में पोर्टल बनाने की तरफ ले गया हूँ। ये जो ही आप क्लिक करेंगे आपका पोर्टल बन जाएगा, वो कहेगा कोड वेरीफाई हो गया। इफ अ कंपनी हैज मोर देन 1 सब्सक्राइबर
then each subscriber shall create his or her user registration in the same manner as prescribed above. हर बंदे का इस तरह से पोर्टल हम लोग रजिस्टर्ड कर देंगे, ठीक है जी। जब रजिस्टर्ड हो जाएगा, एक दो सवाल हैं कि एक कोई बंदा आपके पास आता है, वो कहता है जी मेरे पास मेरी कंपनी बना दें। हम जब उसको रजिस्टर्ड करने जाते हैं तो वो कहता है ये तो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये आपको शो करेगा, ये तो बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अब हम क्या करें? अब हमारे पास ये तरीका है कि अगर उस बंदे ने जो ईमेल एचटीटीपी में ने दिया हुआ है, एचटीटीपी में, उस ईमेल की एक्सेस उस बंदे के पास है, तो हम फॉरवर्ड के तरीके पे जाएँगे, उसको अभी हम देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अगर उस बंदे के पास उस ईमेल की एक्सेस है, स्क्रीन मुझे शेयर कर लें दें। आई बिलीव होनी चाहिए, स्क्रीन शो हो रही होगी। आप उस बंदे को पूछिए कि सर आप नॉर्मली क्या होता है ना कि एक बंदा किसी और के से कंपनी बनवा रहा होता है, बाद में आपके पास आ जाता है। जब आपके पास आता है ना, तो आप कहते हैं कि यार मुझे ईमेल अपना दो ना, यूज़र आईडी वगैरह दो। वो कहता है यार यूज़र आईडी वगैरह तो मेरे पास नहीं है, ठीक है? तो आप कहते हैं कि फिर मतलब ना मुझे तो रिकवर करनी पड़ेगी। तो रिकवर करने के लिए आप उससे पूछेंगे आपके पास ईमेल की एक्सेस है जो उसके पास था, और ये भी हो सकता है पुराने कंसल्टेंट ने खुद अपना ईमेल यूज़ कर लिया हो। तो फिर क्या तरीका है वो मैं आपको अलग बताता हूँ। लेकिन पहले लम्हे में हम फर्ज करते हैं कि उस बंदे के पास इस लॉगिन की एक्सेस, वो जो ईमेल आईडी इस लॉगिन के बनाते वक़्त दी थी, उसकी एक्सेस है। तो हम क्या करेंगे, फॉरगेट पे जाएँगे। फॉरगेट पे जाने के बाद यहाँ पे उस बंदे का एनआईसी मेंशन करेंगे, ठीक है? मेंशन करने के बाद उस बंदे का यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, ठीक है? ईमेल आईडी लिखने के बाद हम ये जो कैप्चा कोड है, ये वाला मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद जो ही हम कंटिन्यू करेंगे, तो कहता है पासवर्ड हैज़ बीन सेंट टू द प्रोवाइडेड ईमेल एड्रेस। क्योंकि इस एनआईसी के अगेंस्ट जो हमारा पासवर्ड लगा हुआ था, ठीक है? जब मैंने लॉगिन क्रिएट किया था, ठीक है? तो वो मुझे ईमेल पे आ गया होगा, मैं अब आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है? ये देख रहे हैं जी? पासवर्ड इज़, उसने पासवर्ड आगे लिख के मुझे बता दिया, ठीक है? कि आपका पासवर्ड ये है, ठीक है? जो मेरा पासवर्ड था, उसने पासवर्ड मुझे लिख के बता दिया। अगर मेरे पास एक्सेस ही ना होती, तो फिर हम लोग क्या करते? फिर 1 मिनट दें जी, मैं आपके साथ वो वाली चीज़ भी शेयर करता हूँ। और ये नॉर्मली बड़ा वो मतलब एक किस्म का अज़ाब बन जाता है। एक न्यू लॉगिन बनाना तो ईज़ी होता है, लेकिन अगर एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड ईमेल का आपके पास एक्सेस ना हो, तो एक लंबा-चौड़ा प्रोसीजर है। उस लंबे-चौड़े प्रोसीजर पे आपको मैं लेके जाता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, मैं वो डॉक्यूमेंट खोल लूँ, ताकि आपको वो दिखा भी दूँ, ठीक है? फिर हमने करना ये होता है जी, साथ-साथ मैं ओपन भी कर रहा हूँ, बोलना तो मुँह से है। तो होता ये है जी, आपने एक एफ़िडेविट बनाना होता है, ठीक है? एफ़िडेविट बनाने के बाद, ठीक है? आपने वो वाला एफ़िडेविट आपने एक ईमेल आईडी मैं आपको बताता हूँ, उसपे सबमिट करना होता है। और साथ में उस बंदे की तरफ से, जिस बंदे का ये पोर्टल आप बना रहे हैं, ठीक है? उस बंदे की तरफ से एफ़िडेविट होता है या बंदी की तरफ से, ठीक है? तो उसमें एक तहरीर लिखी होती है, वो तहरीर भी मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है? वो वाली चीज़ आपने फिर एफ़िडेविट प्रॉपर एक स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, वो नोटराइज़ होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद उस एफ़िडेविट को आपने जहाँ पे भेजना है, वो ईमेल आईडी आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट दीजिए, आपके पास वो अभी आ जाती है।
अच्छा जी, वो वाली जो चीज़ है मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़ी देर में ग्रुप में शेयर कर दूँगा कंप्यूटर से ढूँढ के। मेरा ख़्याल है कि वो फ़ोल्डर कहीं मेरे से मिसप्लेस हो गया, ठीक है? तो नाराज़ नहीं होना, आपको ज़रूर वो वाली चीज़ भी मिल जाएगी। उसमें लिखा ही होता है, मैं आपको बता दूँ कि मैं ये बंदा हूँ, मेरा ये एनआईसी है, ठीक है? ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ये मेरा एनआईसी है, मैंने अपने क्रेडेंशियल जो है ना, वो लॉस्ट कर दिए हैं, ठीक है? तो लिहाज़ा मुझे अलाउ किया जाए कि मेरा जो पुराना पोर्टल है, उसका मेरे से लॉगिन वगैरह डिलीट भूल गया, ठीक है? तो मेरा लॉगिन ही डिलीट कर दिया जाए, ठीक है? मेरा आप लोग लॉगिन डिलीट कर दें सो दैट कि मैं नया अपना लॉगिन जनरेट कर सकूँ। फिर उसके साथ आपने अपना आईडी कार्ड अटैच करना है, फिर एक ईमेल है उस पे वो भेज देना है, ठीक है? वो लोग फिर 1 या 2 दिन के अंदर उसको डिलीट करेंगे, उसके बाद आप उसको रीजनरेट करेंगे, ठीक है? तो ये प्रोसीजर होगा अगर आपको ईमेल का नहीं पता तो, ठीक है? जस्ट इन केस मैंने ईमेल वगैरह बना लिया, ठीक है? मैंने लॉगिन अपना जनरेट कर चुका हूँ, लॉगिन जनरेट करने के बाद मुझे पासवर्ड बदलना है, ठीक है? तो मुझे जाना है अपडेट प्रोफाइल पे। लेट्स सपोज़ अभी मैंने देखा जी, मैंने पोर्टल खोला है, तो क्लास ने देख लिया जी मुझे अपना पासवर्ड अपडेट करना है। अपडेट प्रोफाइल पे जाऊँगा, ठीक है? ये सारी डिटेल्स मेरी लिखी हुई आ रही हैं सारी, तो मुझे सिंपल यहाँ पे पासवर्ड नया लगा के, ठीक है? ओल्ड पासवर्ड उसको बता के, ठीक है? उसके बाद सिंपल कैप्चा कोड बता के, रीड करके, उसको सिंपल जब ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगा ना, तो यहाँ पे आपका अपडेट आ रहा होगा, कैंसल के साथ-साथ इधर अपडेट अपीयर हो जाएगा। मुझे सिंपली अपडेट पे क्लिक करना है। जो ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो मेरा पासवर्ड अपडेट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आप लोग के जो क्वेश्चन्स हैं, मैं थोड़ा-सा रुकना चाहूँगा और मैं पूछना चाहूँगा कि हम 4-5 मिनट क्वेश्चन आप लोग के सुन सकें। कोई बंदा बोलना चाहता है फिर भी ठीक है, अगर कोई बंदा लिख के पूछना चाहता है फिर भी ठीक है। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, सॉरी नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा था तो मैं आ जाता था, कनेक्ट हो जाता था, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो सर क्वेश्चन ये था कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी सर। सर क्वेश्चन ये था कि अगर पासवर्ड ही भूल जाए वो आप बता रहे थे लास्ट में, लेकिन मैं आया लेट हूँ, जो नेट चला गया था। पासवर्ड हमें भूल जाए ना, हुँ। तो फिर सर वो कैसे आपने कहा ना कि भी ये वाली चीज़ पुराना ना, पास ये हमारा जो 1.5 घंटे का सेशन है ना, उसमें मेरा ख्याल है ये वाला क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए, जो हम क्लास जी में एड्रेस कर चुके हैं। नाराज़ नहीं होना, मैं नहीं नहीं, आपको कोई बता मसला, दूँगा, ठीक है? ठीक आप है, मेरे से पूछ ठीक लीजिएगा, मैं अवेलेबल ठीक होऊँगा, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी, कोई ठीक है? मसला नहीं, ठीक है जी। ठीक है। जी सर। कोई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, इंटरनेट का मेरा ख्याल है मसला है, ठीक है? बिलाल बलवानी साहब, इसमें ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव का ना बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। इसकी अच्छी खासी फीस होती है, तो बड़े सारे लोग नहीं लेते, वो बस इंडिविजुअली ना प्रोसीड कर रहे होते हैं अगले बंदे का लॉगिन बना के। वैसे आप पोर्टल बनाएँगे तो उसकी अच्छी खासी फीस है, वो मेरा ख्याल है आई बिलीव कोई 50-60 हज़ार रुपए पर एनम फीस है, तो जो हर बंदा फिर हर कंसल्टेंट नहीं लेता, ठीक है? और उसकी रिन्यूअल भी करवानी होती है। सेम ईमेल एड्रेस मे बी यूज्ड फॉर मैनी अकाउंट रजिस्ट्रेशन। नहीं मेरे भाई, एक ईमेल आप यूज़ नहीं कर सकते, एक ईमेल वन टाइम यूज़ होता है। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ। जी, मोहम्मद हुसैन साहब, 2 सर क्वेश्चन। ये मैंने सर कंपनी रजिस्टर करवानी शरिया एडवाइजर में सर। ठीक है? सर उसके लिए तो हम लोगों के बोल रहे कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को उधर से जो आप दस्तखत करवा के लाओ, वेरिफिकेशन करके लाओ, तो फिर वो अपलोड कहाँ पे करने हैं सर? ये जो दस्तखत कहाँ से करवाने हैं मुझे ये बताएँ? अच्छा, वो जो मतलब यूनिवर्सिटी का वो क्या नाम है सर, HEC से अप्रूव करवानी। अच्छा, नहीं मुझे जी ये सर। लग रहा है कि आपकी कोई कंपनी स्पेशल नेचर की कंपनी अगर उन्होंने कहा था इस चीज़ को, इस प्रेपोज़िशन को हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो स्पेशल कंपनियां है ना, या कुछ जी चंद कंपनियां हैं जो कि अभी ऑफलाइन होती हैं, वरना हर कंपनी ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो रही है, ठीक है? सर, ये शरिया एडवाइजरी का सर इसका रजिस्ट्रेशन हाँ कैसी होती है? हाँ, शरिया एडवाइजरी की जो कंपनी है ये अलग से एक स्पेशल नेचर कंपनी है, ठीक है? तो ये वो अच्छा कंपनी नॉर्मल कंपनी में नहीं आती, ठीक है? तो समझो कि कल को आप शरिया एडवाइजर बन रहे होगे, आप बड़ी लोगों से हैवी फीसेस भी लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये शरीयत के तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं
जिस पे अल्लाह माफ करे कि मैं तो बहुत ज्यादा कोई बात और डिबेट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ये एक स्पेशल नेचर कंपनी है और इसको आपको SECP CRO, ये ब्लू एरिया में ऑफिस है इनका, ये बिल्कुल अच्छा। पेस्को स्वीट्स के ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप इस्लामाबाद से हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि शरिया वाले जो लोग हैं ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ज्यादातर लोग हैं, ठीक है। सर मैं तो तो इसलिए क्वेटा से हूँ, लेकिन सर मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं, तकरीबन 25 से क्लाइंट्स हैं, उनने मुझे ये चीज डिमांड की हुई है। तो मैंने एक बंदे का किया, वो उस लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने कहा इसके बारे में अगर कोई मुझे मिल जाए गाइडलाइन सर। नहीं, वो आप मुझसे ना पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है, देन मैं आपको ठीक इस पे गाइड भी कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक How यू। will run log into the company if the past user is not cooperating, such as not providing his ID and password? How will resolve login to company? तो भाईजान, अगर यसूफ साहब कंपनी का लॉगिन, अगर 2 बंदे कंपनी के अंदर है ना, तो दोनों बंदों के पोर्टल के अंदर कंपनी नॉर्मली अपीयर हो रही होती है। दोनों बंदे जब तक अपने अपने लॉगिन से जाके पिन नहीं ना डालते, जिसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, तब तक आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती। मैं हूं और आप हैं यूसुफ साहब, हम दोनों भाई मिलके कंपनी बनाना चाहते हैं, और मेरा लॉगिन बन जाता है और आपका लॉगिन नहीं बनता, तो मेरी कंपनी उस वक्त तक बन ही नहीं सकती जब तक आपका लॉगिन नहीं बनेगा, ठीक है। दोनों बंदों ने अपने अपने लॉगिन में जाके कंपनी में वो एक जगह पे जाके डिजिटली साइन करना होता है, जिसको पिन बोलते हैं, ठीक है। जब आपको पासवर्ड आता है तो साथ पिन भी आता है, ठीक है। What if registration cell number network is changed? Would that work? नहीं जी, जो भी आपके कन्वर्टेड नंबर होते हैं वो काम नहीं करते, ठीक है। फिर उसके लिए जरूरी ये है कि आप पहले पोर्टल में जाके तो अपने नंबर को क्या करें, अपडेट करें। लेकिन आप कहेंगे पोर्टल में जाके अपडेट तो तब करेंगे आप अपडेट प्रोफाइल जब मेरे पास एक्सेस होगी। तो फिर एक वाहिद तरीका यही है कि आपको जो एफिडेविट मैं ग्रुप में शेयर करूंगा क्लास के बाद, आप उस एफिडेविट को यूज करते हुए पहले लॉगिन डिलीट करवाएंगे। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। सर कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी होता है, कोई क्लॉज है ऐसी जो रिस्ट्रिक्ट करे उसको या अलाउ करे? कैरेक्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? जी, मैं ये कंपनी टू कंपनी जो काइंड है उसमें वेरी करता है। अगर सिंगल मेंबर कंपनी उसमें 1 होगा, प्राइवेट है तो उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होंगे, ठीक है। अगर आप पब्लिक पे चले जाते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। राइट। ये टाइप ऑफ कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी है, ठीक है। राइट जी, यहाँ तक सब लोग के क्वेश्चन एड्रेस्ड हैं। किसी भी बंदे का कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं, वरना मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। सर मुझे एक बात पूछनी है। जी, 2 बातें पूछें। ये जो अभी आपने डायरेक्टर्स वाली बात की है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो एक टाइम में 50 अलाउड हैं, या फिर मतलब मैक्सिमम ही 50 अलाउड हैं, कि मतलब मुख्तलिफ टाइम में कभी 3 रहे कभी नहीं 4 नहीं रहे? नहीं 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 हाँ, नहीं, एट अ टाइम आप 50 डायरेक्टर्स रख सकते हैं, ठीक है, डन। एट अ टाइम, ठीक है। कोई किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है? जी सर। जी सर। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि पहले हम यूजर वो बनाएंगे, लॉगिन बनाएंगे नेम सर्च करने से पहले, या नेम सर्च पहले भी हो सकता है लॉगिन नहीं से नहीं पहले? नहीं, लॉगिन भी बनाना, नेम भी सर्च करना भी आपको बताया था मैंने। पहले लॉगिन बना लिया, पहले लॉगिन ना बनाएं, आप पहले नेम सर्च कर लें, ठीक है। नेम सर्च करना है, मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज आपको बड़ी कंफर्म कर दूं, नेम अगर SCCP बताता है ना अवेलेबल है, ये नीचे आ रहा है, ये देख रहे हैं, नेम अवेलेबिलिटी सर्च, इसी पेज पे ये आ रहा है, नेम अवेलेबिलिटी सर्च। क्लिक कर दिया, जो ही क्लिक किया, बताएं जी, कोई नाम बताएं, हम अभी सर्च करते हैं। कोई साहब बोले जो बता रहे थे अभी। जी सर। सर आप लिख लें सुपरस्टार टैक्स कंसल्टेंट। सुपरस्टार टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है। हमने सर्च किया, वो कहता है ये नाम अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन एक चीज बता दूं, ये इसका इतना बता देना कि ये नाम अवेलेबल है, इस बात की कोई हतमी श्योरिटी नहीं है कि ये नाम आपको मिल जाए। क्यों भाई? बात ये है कि अगर सुपरस्टार टैक्स कंसल्टेंट के करीब करीब कोई भी नाम रजिस्टर्ड हुआ, सुपरस्टार, आप ये कह रहे हैं कि टैक्स एडवाइजर या इस तरह से कोई भी नाम मौजूद हुआ ना, तो SCCP ने आपको बोल देना है कि जाओ भाई उस बंदे से पहले NOC लेके आओ, वरना लॉ में देयर इज नो अल्टरनेट वे कि आप बगैर उस बंदे से NOC लिए ये नाम रजिस्टर्ड करवा दें। वो बोलेगा कि ये वाला नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ रिजेंबल करता है, लिहाजा ये नाम आपको अलाउ नहीं कर रहा। दूसरा मसला ये भी हो सकता है
कि इनके पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं एससीसीपी के पास। जब आप एक नाम बताते हैं तो वो इंटरनेशनली भी उसको सर्च करता है। अगर वो इंटरनेशनल भी कहीं आ रहा हो तो वो कहता है कल को आप ये ना कहो कि मैं फलां कंपनी का यहाँ पे ब्रांच ऑफिस सब ऑफिस बना के बैठा हुआ हूँ, अपनी एफिलिएशन उनके साथ शो कर दो। तो वो फिर कहता है कि जी आप उनकी एफिलिएशन आपकी रिजेंबल कर रहा है, यूएसए की फलां कंपनी के साथ, यूके की फलां कंपनी के साथ, दुबई की फलां कंपनी के साथ। तो या तो आप उनसे एनओसी ले लें या आपका उसके साथ ताल्लुक है। अगर ताल्लुक नहीं है तो आप ये वाला नाम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। एनी फी और चार्जेस फॉर रजिस्ट्रेशन। आदिल गफूर साहब, ये जो फी फॉर रजिस्ट्रेशन है ये डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, कि किसी कंपनी की कोई फीस होगी, यानी कि आपका जो एक टाइप ऑफ कंपनी प्लस पेड अप कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल की आप अमाउंट कितनी रखना है। शेयर कैपिटल अगर आप लाख रखेंगे कुछ होगी, 2 लाख रखेंगे कुछ होगी। चले मैं ये फी भी आपको दिखा देता हूँ एक लम्हे के लिए, ठीक है, कि कितनी आपकी फी बनेगी। ठीक है, नॉमिनल शेयर कैपिटल कैलकुलेटर आपको नजर आ रहा है भाई? ये क्लिक कर दिया मैंने, ये नई स्क्रीन आ गई। ठीक है, इस पे मैंने कंपनी बनानी है ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं बनानी। अगर मैं उसको कहता हूं कि मेरा शेयर कैपिटल सपोज करें 1 लाख हो, अब आप कहेंगे शेयर कैपिटल क्या होता है, मैं इसको अभी बताता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट क्लिक करूंगा तो वो कहेगा इसकी फीस आपकी 1100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होगी, नेम रिजर्वेशन की फीस अलग होगी। ठीक है, फिर ये कुल मिला मिलू के तकरीबन 1500-1600 रुपए फीस आपकी बन जाएगी। ठीक है, और टोटल। ठीक है, तो आप ये कहें कि आप 1 लाख वाले शेयर कैपिटल वाली कंपनी आप तकरीबन 2200-2400 रुपए में रजिस्टर्ड करवा लेंगे, और फिर आपकी स्वाब दी है कि आप क्लाइंट से कितने निकाल लें। और मैं 10 लाख रखता हूँ शेयर कैपिटल, आप फिर कैलकुलेट करता हूँ तो फिर कितनी फीस होगी, 6050 रुपए। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है। एक आपसे क्वेश्चन था ये जी, जी। नेम के मतलब, उसमें तो 3 ऑप्शन दी हुई थी उनने कि वो एग्जैक्ट नेम स्टार्टिंग विद और एक और ऑप्शन थी, थोड़ा उसका बता सकते हैं एग्जैक्टली कि ये क्या हमें इसमें ये हमारे से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वहां पे, या हमें किस तरह एंटर कर। कहाँ पे आ रही थी ये नेम सर्च, जब आपने टैब खोली थी नेम सर्च वाली। जी, मैं ये क्लिक करता हूँ, नेम सर्च आ गई, आ गए जी, एग्जैक्ट नेम बिगिनिंग विद इंक्लूडिंग एग्जैक्ट स्ट्रिंग, ये थोड़ा अगर आप। अच्छा, नहीं इसमें मैं आपको बता दूं, ये सर्च करने के ना एससीसीपी का पोर्टल जो है ना बैक एंड पे ना ये सर्च करता है। वो कहता है मैं सपोज करो मैं कहूँ कि एग्जैक्ट इस तरह का कोई नाम रजिस्टर तो नहीं है, जैसे इन भाई ने बोला ना सुपरस्टार से सर्च करें, मैंने कहा एग्जैक्ट नाम बताओ, इस तरह का कोई और रजिस्टर तो नहीं है, उसने कहा नहीं है। मैंने कहा कोई नाम जो इस नाम से स्टार्ट होता हो, ठीक है, वो बता दें। ठीक है, मैंने कहा जिसमें कुछ इस तरह की कुछ चीजें शामिल हों, ठीक है, उस नाम के अंदर वो बता दें। ये क्यूरी है उनको सर्च करने की। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, भाईजान कंपनी रजिस्टर्ड आप ऑनलाइन करवा रहे हैं या ऑफलाइन करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, ऑफलाइन में आप भी चेक करवा देता हूँ, फीस डबल हो जाएगी जो ही आप करेंगे। इंडिविजुअल इन केस, ये मैं आपका सवाल समझा नहीं, इंडिविजुअल इन केस क्या है। रियल एस्टेट का चेक कर दें सर, रियल एस्टेट कोई भी कंपनी की कैटेगरी होगी, ये ऐसे नहीं होता कि रियल एस्टेट में है तो और फीस है, ये कंसल्टेंसी में है तो और, एजुकेशन में है तो और है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो फीस होती है वो डिपेंड करती है पेड अप कैपिटल पे। ठीक है, पेड अप कैपिटल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। पेड अप कैपिटल भी, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, शेयर कैपिटल बेहतर वर्ड है, शेयर कैपिटल। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले तो शेयर कैपिटल बता दूं होता क्या है। ठीक है, ताकि बड़े से लोगों को शायद पढ़ा होगा लेकिन उस तरह से उसकी विजिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन उससे पहले ये ऑफलाइन पे भी चेक करके आपको बता दूं। और ऑफलाइन पे कैलकुलेट करूंगा तो ये देखिए डबल फीस होगी, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। ऑनलाइन पे कैलकुलेट की आप, ऑफलाइन की फीसें डबल हो जाती हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा बेवकूफ आदमी होगा फीस भी डबल दे टाइम भी डबल दे। ठीक है, यानी कि आए जाए टाइम निकाले, भाई हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, और किसी का बड़ा ही दिल करे, ऐसी सीपी वाले उसको बहुत ही पसंद है तो चला जाए, हमें क्या एतराज है। अच्छा अगली बात, हम कह रहे हैं कि शेयर कैपिटल, मेरी बात सुने, हम कंपनी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कंपनी के अंदर कुछ ऐसी अमाउंट होगी जो हम पार्क करेंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उससे कंपनी शुरू होगी। जो आपका सीड्स होती है, सपोज करें कि आप अगर एक ऑफिस, एक वकील ऑफिस स्टार्ट करता है ना, तो उसने क्या करना है, उसके अंदर अपना एक वो प्रिंटर रखेगा। ठीक है, अच्छा सा फर्नीचर रखेगा। ठीक है,
कोई बुक से रखेगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें जो भी आप कह लें, अब मुझे नहीं पता कौन कौन चीजें आपने रखी हुई है, रखना पसंद करेंगे, लेकिन मोटी मोटी चीजें जो बेसिक नीड्स हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। लैपटॉप होगा उसका, तो ये चीजें आपने रख ली, ठीक है। तो ये जो चीजें आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे बिजनेस शुरू किया जाता है, इसको हम कहते हैं कि शेयर कैपिटल, ठीक है। तो दो तरह का कैपिटल, कंपनी का कैपिटल दो तरह का होता है। एक कैपिटल होता है, आप कहते हैं जी हम इतनी अमाउंट जो है ना कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, और एक होता है कि कंपनी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी ना, होगी इतनी, लेकिन उसमें से इतनी अभी हम कैश में दे देंगे और इतनी टाइम टू टाइम बढ़ा देंगे। आप कहें कि अभी समझ नहीं आई, और मुझे भी लगता है अभी तीसरी की बाकी है। होगा ये कि मैंने डिफाइन किया कि मैं कंपनी को 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, या आप हमारी कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 1 लाख। तो 1 लाख की अमाउंट आपकी क्या है, शेयर कैपिटल। फिर मैं कहता हूं कि उसमें से 50,000 मैं कैश में दूंगा। 50,000 जब जब कंपनी को जरूरत पड़ेगा ना, मैं सिंगल मेंबर कंपनी में आके बैठा हूं, मैंने कहा मैं इन्वेस्ट करता जाऊंगा। जो 50,000 दे चुका हूं, दिस इज पेड अप कैपिटल। जो 50,000 का गैप खाली है, जो दिया नहीं है, ठीक है, वो आप कह लें कि अनपेड अप कैपिटल है। जब आपकी कंपनी की फीस आपसे बनाने के ली जाती है, तो वो 1 लाख की बेस पे ली जाएगी, ठीक है। तो कल को ये कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। हमने कंपनियों को कैपिटल इंक्रीज करते हुए देखा है, डिक्रीज करते हुए नहीं देखा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो कंपनी को आप देते हैं। अगर मैं कंपनी बना रहा हूं ना, तो मुझे जो 1 लाख की अमाउंट है कंपनी को देनी पड़ेगी, वो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी, कंपनी का एसेट बन जाएगा, वो कंपनी के पैसे बन जाएंगे, वो मेरे पैसे नहीं होंगे। और ये सेक्शन आपका मैं खोल के बता देता हूँ, 17(2). यस, नहीं, सारी कंपनियों में ऐसे होते हैं। हकनवासा साहब, मैंने जस्ट एग्जांपल कोट की कि अगर मैंने कमिट किया कि मैं 1 लाख दूंगा, हो सकता है हम 2 लोग हों, तो हमने अलग अलग लाख लाख की कमिटमेंट की हो। तो अभी 1 मिनट मुझे दें, कंपनीज एक्ट 2017, चलें जी। आपका भाईजान ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है। अब इंग्लिश में बता देते हैं, वो भी वही बनता है, कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है। इसका सेक्शन 17 बोलता है कि आप जब कंपनी बना रहे होते हो, ये चीज जब कंपनी हम बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको बताऊंगा, ये वो वाली बात है। अभी हमने सिर्फ पोर्टल बनाया है कंपनी का, ठीक है। अभी उसके अंदर जो करामात करनी है, कंपनी कैसे बनानी है, वो मैंने आपको बतानी है। ऑल मनीज पेबल बाय सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर एक लेटेस्ट अपडेटेड मॉडर्न वर्ड है, किसकी जगह पे, जो हम पहले प्रमोटर का वर्ड यूज करते थे उसकी जगह पे, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स, ठीक है। सब्सक्राइबर उस बंदे को कहते हैं जिसका नाम आर्टिकल एसोसिएशन में एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आ रहा होता है। ऑल मनीज पेबल बाय अ सब्सक्राइबर इन परसुएंस ऑफ हिज अंडरटेकिंग इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये भी आपका भाई डिटेल से बताएगा, ठीक है। तो लिहाजा वो थोड़ा सा फॉर्मल रखना है। अगेंस्ट द शेयर्स, जो शेयर्स के अगेंस्ट एक बंदे ने, जो सब्सक्राइबर होगा, पे करने हैं, पेबल क्या है, पे करने हैं, ठीक है। उस बंदे ने जिसने एक वादा किया, अंडरटेकिंग ली है, कहाँ पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम होम, वो उस बंदे की जिम्मेदारी, किस बंदे की, उस सब्सक्राइबर की, किसकी तरफ जिम्मेदारी है, कंपनी की तरफ। एंड पेबल इन कैश, वो बंदा कैश में देगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनने के बाद जो बंदा सब्सक्राइबर है, जितनी अमाउंट देने का उसने वादा किया, वो 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को देगा, ठीक है। और इसके लिए फॉर्म 1, ठीक है, फॉर्म 1 एससीसीपी का हम विद इन 45 दिन जमा करवाते होते हैं एससीसीपी को। ये लिखा हुआ है द रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन मनी। जितने आपने शेयर्स लिए हुए हैं, ये जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं ना, जो हम कह रहे हैं कि डेट है, तो वो वाली मनी हम कहते हैं कि ये जिस बंदे ने जितने शेयर्स लिए हुए हैं, ये सब्सक्रिप्शन मनी है। ये बंदा सब्सक्राइबर है, इसने कंपनी को देनी है। कंपनी को जब दे देगा, हम लोग जैसे ऑडिटर्स हैं, हम उस पे एक अपने लेटर हेड पे लिख के देते हैं कि वाकई इस बंदे ने कंपनी के खाते में इतने पैसे जमा करवा दिए हैं, और ये बिल्कुल सच बोल रहा है, फलां बैंक अकाउंट में जमा करवाए हैं। उसका सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है, ठीक है।
और वो सर्टिफिकेट SCCP को 45 दिन के अंदर अंदर जमा हो जाता है। यहाँ पे स्पेसिफाइड फॉर्म लिखा हुआ है। एक चीज आपको बता दूं, जो कंपनीज एक्ट 2017 है, ये इट सेल्फ अकेला ऑपरेट नहीं करता। इसके छोटे छोटे काफी ज्यादा सबऑर्डिनेट रेगुलेशंस हैं, जो एज पर सेक्शन 512, हाँ, एज पर सेक्शन 512 SCCP हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस, मेक सर्कुलर्स, ठीक है। मोस्टली SCCP रेगुलेशन वगैरह दे रहा होता है कि वो लॉ में डिफरेंट जगह पे SCCP ने अपने पास पावर्स रखी हुई है कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए। वो मोटी मोटी चीजें मतलब इशू कर रहा होता है कि यार फलां वाली चीज को इस तरह हैंडल किया जाएगा, फलां वाली चीज को, ये यहाँ पे लिखा हुआ था ना, सपोज करें अभी जैसे हमने 17(2) में पढ़ा, लेट्स सपोज जैसे हमने 17(2) में अभी पढ़ा 3 में कि वो विद स्पेसिफाइड फॉर्म होगा। अब स्पेसिफाइड फॉर्म से क्या मुराद है? एक खास फॉर्म, यानी कि ये कहीं पे लिखा हुआ है, तो वो फॉर्म क्या है? जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशन 2018। SCCP ने एक डॉक्यूमेंट निकाला, उसका नाम लिखा जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशन। उसमें उन्होंने कहा, जो हमने लिखा था ना 17(2) में स्पेसिफाइड फॉर्म, देख लो उसका ये फॉर्मेट होता है। तो मैं आपको वैसे वो भी दिखा देता हूँ, चीजें इधर उधर निकल रही होंगी लेकिन चीजें हम आपको इंशाल्लाह इतनी सारी दे देंगे। संभालना काम आपका है, हमारा काम है आपको चीजें इतनी देते जाना कि आप उसको संभालते जाएं बस। जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशन 2018, ठीक है। बड़ी सारी जगहों पे जब वो आएगा स्पेसिफाइड का फॉर्म, ठीक है, तो आपने फौरी समझ जाना है कि भाईजान ये कहीं पे लिखा हुआ फॉर्म है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये फॉर्म 1 है। फॉर्म 1 क्या होता है जी? रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी 17(3) सेक्शन के तहत है, ठीक है। अब वो कहता है कि कहाँ पे अवेलेबल है? अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स में, ठीक है। फॉर्म 1 अपेंडिक्स में अवेलेबल है। तो हम इसका फॉर्मेट भी ढूंढ लेते हैं। लिखिए क्या लिखा हुआ जी? ऑन द लेटर हेड ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, ठीक है, 17(3) के तहत एंड रेगुलेशन 4 के तहत। वो रेगुलेशन यही है, ठीक है। इसमें वो कहता है कि इस तरह का उसका फॉर्मेट होगा, ऑडिटर के लेटर हेड पे होगा, ठीक है। और ये लेट मी चेक के मैं अभी शायद आपको एक आधा फॉर्मेट भी दिखा दूं। आई बिलीव आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है। इस तरह से लेटर हेड के पे होगा, उस पे लिखा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एड्रेस होगा, लिखा होगा कि सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट जमा हो गया है, किस बंदे ने जमा करवाए हैं, कितने शेयर्स के अगेंस्ट जमा करवाए हैं, कितनी अमाउंट जमा करवाई है, किस डेट को जमा करवाई है, ठीक है। तो एंड पे स्टैंप हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला लेटर हेड फिर SCCP को सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन ही, ठीक है। तो अभी तक ये वाली चीजें आपने इस पे परेशान नहीं होना। मैं फॉर्म 1 पे ले गया, आपको ये वाली चीजें बता दी। ये चीजें बतानी इसलिए जरूरी है, जब प्रॉपर चीजें मैं कंपनी वगैरह आपको बता दूंगा ना, तो फिर हमने ये सारी चीजें सबमिट भी करनी है SCCP को, ठीक है। क्या सवाल है जी? सर, डज द कंपनीज एक्ट 2017 इनवैलिडेट द रेगुलेशन इशूड अंडर द सुपरसीड कंपनीज एक्ट एंड ऑर्डिनेंस? नहीं मेरे भाई, एक बात याद रखिएगा, जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था वो प्रॉपर खत्म हो चुका है। अब जो नई रेगुलेशन इशू होती हैं वो कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 512 के तहत इशू होती हैं, ठीक है। और वो पुराने कवानीन के साथ लिंक होके नहीं पढ़ी जाती, वो नए कानून के साथ लिंक होके पढ़ी जाएंगी। बल्कि हमारे नए कानून में एक सेक्शन आया, फिर दोबारा से मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, और वकला कम्युनिटी आई बिलीव बड़ी अच्छी तरह से जानती होगी। अगर नहीं भी जानती तो जान लें, जब भी एक नया कानून आता है तो उस कानून में पुराने कानून के मुताबिक बताया जाता है कि उसका कोई सेक्शन हमने रखना है कि नहीं रखना। मैं इसकी मिसाल अभी आपको देता हूं। सेक्शन 509 कंपनीज एक्ट 2017 ये आपको बताता है, जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था ना, उसके सारे सेक्शन वो कहता है फारिग हो गए हैं, उनकी कोई मेरी नजर में औकात नहीं है। लेकिन कहता है देखो
आपका जो है ना सेक्शन 282A से लेके 282N तक, मैं पूरा नहीं बढ़ा रहा भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं एक एक चीज आपको ये कानून भी पूरा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि चीजें इतनी हैं। चीजें मैंने इंशाल्लाह सिलेबस पूरा बताना है, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। कि ये मैं पूरा, आप कहेंगे ना कि ये एक एक चीज वर्ड टू वर्ड बढ़ाऊं, तो ये आप पढ़िएगा, मेरे से पूछिएगा कि यार ये आपने बताया था, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे मैंने पढ़ा, ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्यों है। हर कानून के अंदर जो नया कानून आएगा, पुराना कानून जो उसकी जगह पे होता है, जिसकी जगह पे एक रिप्लेस कर रहा है कानून, सपोज करें एक नया कानून आ रहा है किसी पुराने कानून की जगह पे, तो नए कानून में लिखा होगा कि पुराने कानून के साथ क्या करना है। इसने यहाँ पे बोल दिया कि पुराना कानून सारा फारिग, उसकी छुट्टी होगी, लेकिन एक पार्ट जो कि पार्ट 8A था, जिसमें ये वाले सेक्शन थे, वो इन्फोर्स रहेंगे। यानी कि वो वाला कानून तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसका चंद एरिया ये वाला अभी बाकी है। तो अब जितना भी नया कानून आएगा ना, या नई रेगुलेशन एससीसीपी इशू करेगा, वो इस कंपनीज एक्ट के ताबिया होंगी, इसके सबऑर्डिनेट होंगी, इसके अंडर होंगी, ठीक है, अबाव नहीं होंगी, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड हैसियत रखती हैं, वो ऐसे ही है। एग्जाम्पल की हद तक बस याद रखिएगा, और ये मेरे पास इससे अच्छी एग्जाम्पल हो भी नहीं सकती। जैसे कुरान है और उसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ पे है, सुन्ना में है, तो सेम लाइक कंपनीज एक्ट की मजीद कुछ काफी चीजें इधर उधर बिखरी हुई है ना, वो एससीसीपी ने कैसे एक्सप्लेन की हुई हैं, वो उसने लिखी हुई हैं रेगुलेशंस की सूरत में, और उसकी मैं चंद मसाले दे सकता हूँ आपको। फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसके बाद आपका एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूटरी फंड की रेगुलेशन, ठीक है, आपकी और काफी सारी रेगुलेशन है इस तरह से जो एससीसीपी ने खुद बना के रखी हुई है। एक लंबी लिस्ट है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, एक लंबी लिस्ट होगी, आप कहेंगे अच्छा हम तो इस कानून को छोटा सा कानून समझ रहे थे, तो बहुत लंबा कानून है। तो खैर इस पे अभी नहीं जाते, हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। ये चीजें हैं इसी की रेलिवेंट, लेकिन आपको बता रहा हूँ ताकि आपका भी एक विजन डेवलप हो, आप भी कहें कि यार मुझे इस तरह से सोचना है, इस तरह से काम करना है, ठीक है। तो हमने कहा जी हम ई सर्विस पे गए थे, आप लोगों ने लॉगिन बना लिया, ठीक है। लॉगिन बनाने के बाद जो ही लॉगिन बनता है, आपको पिन भी मिल जाती है, आपको पासवर्ड भी मिल जाता है, ठीक है। अब आपने करना है इधर लॉगिन, ठीक है। अभी थोड़ा सा पोर्टल स्लो है, 1 मिनट रुक जाएं, पोर्टल में आपको शेयर कर दूं। हम इस पे पोर्टल पे आ गए, ठीक है जी। जब पोर्टल पे आए तो आपका यूजर नेम आपका NIC होगा, ठीक है। मैंने NIC लिख लिया, मैंने अपना पासवर्ड भी लिख लिया, फिर मैंने करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद मेरे पास अगर कंपनी, क्योंकि जब फ्रेश लॉगिन होगा तो ये जो कंपनियां ऑलरेडी बनी हुई आ रही हैं, ये वाला सेक्शन, ये वाला इतना सेक्शन ये नहीं होगा उसमें, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये वाली चीज आपकी उसमें अपीयर नहीं होगी, बल्कि उसमें यूजर कंपनी लिस्ट की हेडिंग तो आएगी, लेकिन उसके इस हेडिंग के साथ ये हेडिंग जुड़ी हुई होगी, मतलब नीचे के साथ ये आ रही होगी। तो हमारा काम है, सबसे पहले आपने पसंद किया जी हम एक कंपनी रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए आपने एक नाम पसंद कर लिया। हम आपने क्या मतलब, हमने और आपने उस नाम को सर्च किया यहाँ पे आके ई सर्विसेज के पोर्टल पे, हमें मिला जी वो नाम अवेलेबल है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम आए, नाम सर्च किया, नाम अवेलेबल है, ठीक है, कोई भी नाम था, मैंने ये सर्च कर लिया, लेकिन यहाँ पे बता रहा है ये कंपनी रजिस्टर्ड है। सर आउट ऑफ 5 डायरेक्टर्स हु कैन रजिस्टर ऑन द पोर्टल। मेरे भाई सारे पोर्टल में, मेरा ख्याल है या तो आप उस दौरान कहीं बिजी थे या आपकी अटेंशन कहीं और थी। मैंने कहा कि सारे डायरेक्टर्स का पोर्टल बनेगा भाई, सारे पोर्टल जितने डायरेक्टर्स होंगे, जब तक उसको डायरेक्टर से भी ज्यादा बेहतर कहें सब्सक्राइबर्स, ठीक है। अभी आपको कानून में दिखाया मैंने, जब तक सारे सब्सक्राइबर का पोर्टल नहीं बनाओगे तब तक वो आपका नहीं कंपनी बनेगी। हमने यहाँ पे एक नाम सर्च कर लिया, सुपरस्टार टैक्स कंसल्टेंट, हमने कहा अच्छा नाम अवेलेबल है, चलो कंपनी से नाम की बुक करवाते हैं। मैंने क्या करना है, इस जगह पे आना है। मैंने आपको बताया कि ये वाली पोर्टल इतना हिस्सा आपके पास नहीं आ रहा होगा, आपने क्या करना है, कंपनी नेम सर्च पे रिजर्वेशन पे जाना है। अब एक चीज बता दूं, कंपनी बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो हमने ऑनलाइन और फिजिकल पढ़ा कि फिजिकल आप जाके सबमिशन करवाएं, एक ऑनलाइन करवाएं, लेकिन ना ऑनलाइन में भी ना 2 तरीके हैं, ऑनलाइन में भी 2 तरीके हैं। क्या मतलब, बताते हैं जी आप। ये पहले दिन में आपको जो स्लाइड भेजी थी ना, उसमें थोड़ी सी करेक्शन करनी है, मैं आपको चीज बता दूं, उसमें करेक्शन क्या करनी है,
उसमें यहाँ पे ना ये दोनों चीजें ऊपर नीचे लिखी गई थी, स्टैंड अलोन और कंबाइंड प्रोसेस में ना ऊपर नीचे लिखी गई हैं। पहले वाली स्लाइड को इग्नोर कर दीजिएगा, बल्कि मैं आपको ये भेज दूंगा, ठीक है। एक स्टैंड अलोन प्रोसेस है और एक कंबाइंड प्रोसेस है। ये क्या है जी, आप दोनों का ये बताएं। तो एक में ये है कि नेम रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन जो होती है ना, आप इकट्ठी नहीं कर सकते, बल्कि नेम अलग आप रिजर्व करवाएंगे। जब आपका नाम बुक हो जाएगा, देन आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसको आर्टिकल एसोसिएशन कहते हैं, वो सबमिट करेंगे। वो कैसे सबमिट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा ये कंबाइंड प्रोसेस में आप ये दोनों चीजें एक ही गो में करेंगे, इससे आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड आपको तरीका ये वाला होगा, लेकिन दोनों में एतराज कोई नहीं है, जो मर्जी आप फॉलो कर लें। जल्दी के चक्कर में होंगे तो ये कर लीजिएगा, थोड़े से लेट के चक्कर में होगे तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में सेकंड वाले में कंबाइंड में वो आपको 3 लाजमी नाम देने पड़ेंगे, 3 नाम लाजमी है। लेकिन कंपनी जो आपने पसंद किया है वो कहेगा एक नाम नहीं मुझे चाहिए, मुझे 3 नाम चाहिए, मुझे 3 नाम दो। उनमें से मैं पहले नंबर वाला नाम पहले पसंद करूंगा, इस नाम से मुझे मिल गया कि वो नाम किसी ने यूज नहीं किया हुआ, तो मैं आपकी कंपनी उस नाम से बना दूंगा। मैंने कहा अगर वो किसी ने यूज कर लिया हुआ, उसने कहा मैं दूसरे नाम से आपकी कंपनी बना दूंगा, ये एससीसीपी मुझे कह रहे हैं। मैंने कहा अगर वो भी नाम किसी ने बुक कर लिया हुआ, तो उसने कहा वो तीसरे नाम से मैं कंपनी बना दूंगा। मैंने कहा अगर ऐसा हो सकता है तीसरा नाम भी बुक हो, तो उसने कहा तो मैं आपकी एप्लीकेशन ही कैंसिल करके वापस आपको भेज दूंगा और आपको कहूंगा 3 नाम और दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये कंबाइंड प्रोसेस में आपने नाम और डॉक्यूमेंट्स एक ही दफा सबमिट कर देने। लेकिन जो स्टैंड अलोन प्रोसेस है, इसमें आपने पहले नाम बुक करना है। जब नाम बुक हो जाएगा, उसके बाद सिंपली डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने, इसमें फिर ज्यादा झंझट नहीं है। इसलिए मैं लोगों को रिकमेंड यही करता हूँ कि स्टैंड अलोन में पहले अपनी एक्सपर्टीज बना लें, फिर आप जाइएगा किस पे, कंबाइंड प्रोसेस पे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज यहाँ तक ही रखते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने हल्की सी डिस्कशन की कि जी सोल प्रोप्राइटर हल्का सा, उसको अभी रजिस्टर्ड कैसे करते हैं, कैसे प्रोफाइल में डालना है, कैसे उसको डिलीट करना है, रीनेम करना है, वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप नहीं देखी, एलएलपी नहीं देखी, हम आगे सीधे कंपनी पे। कंपनी में हमने आके पोर्टल बनाया है, पोर्टल में मैंने आपको बताया सारे डायरेक्टर्स का पोर्टल बनेगा, ठीक है। सीधा सा एक वो आपका इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आपने वो पूरी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है, वो आपका पोर्टल बन जाएगा, ठीक है। और पोर्टल का पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पे चले जाएंगे। ईमेल की एक्सेस होनी चाहिए। अगर ईमेल की एक्सेस आपके पास नहीं है, देन आपको एक एफिडेविट लिखना पड़ेगा। वो एफिडेविट मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। उस एफिडेविट के साथ आपको एनआईसी अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। और फर्दर उसके साथ आप ये कह लें कि जिस ईमेल में भेजना है वो ईमेल भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और नेम रिजर्वेशन से इंशाल्लाह स्टार्ट करके फिर कंपनी को हम आगे लेके जाएंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। और तब तक आपके जो क्वेश्चन है, अभी हम क्लास को स्टॉप करते हैं, हम आपके क्वेश्चन लेते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी जरूर पूछें। सर जो आपने अभी एक बात बताई है कि जो अमाउंट है वो 30 या 45 डेज में पे करना है हमने, जो सब्सक्राइबर है। इन केस वो नहीं पे करता तो फिर उसके लिए लॉ क्या कहता है? अगर वो नहीं कहता तो एससीसीपी ने इसके बारे में ना अभी पेनल्टीज का एक हिसाब किताब रखा है, ठीक है। उसका मैं अगर आप कहेंगे तो शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो उसमें ना पेनल्टी है, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल सी पेनल्टी है। लेकिन देखें ना, मुझे एक चीज आप खुद समझें, इस चीज को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करना है। आप एक कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। कंपनी अलग आपसे वजूद रखती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, उसकी अलग पहचान है, आपकी अपनी अलग पहचान है। आप कंपनी बना रहे हो, ठीक है। आपकी कंपनी जो है ना वो है सेपरेट एक लीगल पर्सन और आप एक नेचुरल पर्सन है, ठीक है। वहां से जो बेनिफिट्स आएंगे वो तो उसको तो आप एंजॉय करने के लिए तैयार हो, ठीक है। लेकिन लॉस तो आपने बियर नहीं करना, असल कंपनी बनाने का मकसद भी ये है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंपनी बनाई है और आप उसको पैसे नहीं देंगे तो कंपनी चलना कैसे है, ठीक है। वो कंपनी काम कैसे करेगी। कैपिटल का मतलब ये होता है कि ये उसकी इन्वेस्टमेंट है जो आप उसमें पार करने लगे हैं। ये आपकी लायबिलिटी है, उस बंदे का एसेट है, उस लीगल पर्सन का। जी सर मैं ये 1 person एट अ टाइम। मैं सर आप कंटिन्यू कर लें, आप कंटिन्यू कर लें, मैं फिर बाद में करता हूँ। सर क्वेश्चन ये है कि सर जो एक साल रिटर्न जमा करना है ना, तो अगर कंपनी इन प्रोग्रेस तो कंपनी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हो
तो सर उसका रिटर्न जो सर जैसे FBR का हम लोग नील बेचते हैं, तो उसका भी कोई ऐसा सिस्टम है SCCP में? नहीं, जब तक हम SCCP में वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसका कोई रिटर्न नहीं जाएगा किसी किस्म नहीं का सर, return। मतलब रजिस्टर है, बाकी उसका जो काम है ना, मतलब ट्रेवल एजेंसी बनानी है ना सर, ट्रेवल एजेंसी बनानी है, बनानी। फिर ये कहो ना बनी हुई है। नहीं बनी हुई नहीं है, मतलब SCCP बन गई, लेकिन बाकी जो ट्रेवल एजेंसी का जो वर्क है वो नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट नहीं खुला है, तो उसके लिए फिर इसका नील रिटर्न जमा होते हैं सर? जी ऑब्वियसली होगा, बिल्कुल होगा, नील रिटर्न होगा। अच्छा, उसके बारे में सर फिर कब आप गाइड करेंगे कुछ? नहीं, वो हम टैक्स के एरिया में पढ़ेंगे ना, वो नल रिटर्न फाइल होगी, नील रिटर्न हम आगे पढ़ेंगे ना। अच्छा सर, ठीक अभी है, थैंक तो हम रखे ना, एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी ना, एकदम से तो मैं सारी चीजें नहीं करवा सकता। थैंक यू। जी भाईजान, शहजाद साहब। जी सर एक क्वेश्चन था। जी मैं आप बताता हूँ, मुझे ना यहाँ पे हैंड रेज कर दें, बंदे ना बोल दें 1 बाय 1 ना चैट पे, ताकि उनका सीक्वेंस लगा लेते हैं, उसी सीक्वेंस से वो बोला करेंगे, ताकि ना हम एक मैकेनिज्म बना लेते हैं। जी सर, जावेद बोल रहा हूँ। जी जी अच्छा सर, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि इसके हम कुछ नॉर्म सेट करें कि जिसने कोई क्वेश्चन पूछना वो हैंड रेज करे, फिर आप उसको अलाउ करें। इस तरह सारे एकदम पूछते हैं तो फिर वो ना क्लैरिटी नहीं होती चीजों पे। अच्छा, इसमें हैंड ना रेज हम करें। इसमें जो है साहब बहुत शुक्रिया सजेशन का, अगर आप मजीद कोई बात करना चाहते हैं ठीक है, वरना इसके लिए जी मैंने मेरा सर क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जब हमने स्टैंड अलोन प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं तो कितनी देर में हमें SCCP कंफर्म करेगा नेम अवेलेबिलिटी, और जो बाकी की फिर चीजें हैं हम उसके बाद उसको प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक बंदे की लॉगिन पे 2 से 3 कंपनियां पहले मौजूद हैं, तो जब हम लॉगिन करके तो जो आपने नीचे ऑप्शन बताई है उधर जाके फिर वो प्रोसेस इनिशिएट करेंगे, ये थोड़ा सा गाइड। जी अगर एक से ज्यादा रजिस्टर्ड है तो नीचे से हम प्रोसेस ओरिजिनेट करेंगे, लिखा हुआ है नीचे ना कि नेम रेजर्वेशन वगैरह, ठीक है, वहां से ओरिजिनेट होगा। और बात रही कि नेम कितने टाइम में मिल जाता है, अगर मैं आज एप्लीकेशन डाल रहा हूँ ना, आज संडे है, तो आज बड़े सारे लोगों ने डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन वगैरह फाइल होगी, मुझे SCCP बहुत मुश्किल है कि कल इंटरटेन करे, क्योंकि बड़ी सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी उनके पास प्रोसेस नंबर के तहत, यानी कि एक एप्लीकेशन के तहत चल रही होगी, और वो मेरा कहीं जाके ट्यूसडे को शायद नंबर लगेगा, एक क्यू सिस्टम कह लें, ठीक है। लेकिन अगर यही मैंने एप्लीकेशन शायद फ्राइडे को डाल दी होती तो शायद मंडे को ही मेरा नंबर लग जाता। नॉर्मली SCCP 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नाम बता देता है नॉर्मली, अगर वीक डेज में आप कर रहे हो ना, ठीक है, वीकेंड पे करें तो अलग बात है, ठीक है। नॉर्मली आप ये कहें कि तकरीबन 24 से 36 घंटे ऐसा उनका टाइम है जिसमें वो आपको रिस्पॉन्ड करते ही करते हैं, ठीक है। सर दूसरा ये बताएं कि ईमेल पे रिप्लाई आता है या पोर्टल पे इनबॉक्स पे आ जाता नहीं ईमेल पे रिप्लाई आएगा, ईमेल पे, ठीक है। है? ये मैं आपको दिखाऊंगा, बस ये आगे अभी तो हमने शुरू नहीं ना किया, अभी तो हमने पोर्टल बनाया है, क्योंकि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, हम इजीली करेंगे, सुकून से करेंगे, कोई स्पीड नहीं लगानी। जी शहजाद साहब। जी सर, मैंने ये पूछना था कि कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर कोई इसकी मिनिमम शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट भी है कि इतना होना चाहिए मिनिमम? नहीं सर, बिल्कुल कंपनीज एक्ट इस मामले में खामोश है, ये एक ग्रे एरिया है जो आपको बिल्कुल किसी किस्म की गाइडेंस नहीं देता, ठीक है। आपकी जितनी कंपनी की वो वक़्त है, या कितनी बड़ी कंपनी आप बनाना जा रहे हैं ना, या आप उस कंपनी के काम क्या क्या होंगे, उस पे बेस करके आप अपना कैपिटल डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर मैंने सपोज करें कि मेरी कंपनी ने सिर्फ काम ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना है, या प्लांट लगाना है उन्होंने, तो कुछ और होगा। और एक कंपनी ने सिर्फ वो खजूरें लेके कहीं से बेच देनी है, ठीक है, तो उसका कोई काम और होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कंपनी ने क्या काम करना है, उसकी बेस पे शेयर कैपिटल होता है। ये बड़े सारे लोगों को पता नहीं होता, मैंने इतनी रियल एस्टेट की कंपनियां देखी हैं, उनका शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख। अब मैं एक बंदे के साथ बैठा हुआ था, हमने उनका ऑडिट करना था, मैंने कहा यार आपका जो वैसे एसेट्स है ना, वो कुछ 4 करोड़ के हैं, और आपकी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, इतना। कहता सर इसका क्या करें, कहता एक वकील ने बना दी थी। मैंने कहा जी आप ये करो, लोन फ्रॉम डायरेक्टर शो करके ना इस चीज को कैटर कर लें, लेकिन हम आपका शेयर कैपिटल बढ़ा देते हैं, जो हुआ है वो गलत हुआ है। 1 लाख की कंपनी 4 करोड़ पे कैसे पहुंच गई 2 साल में। मैंने कहा कल को इस पे तो बड़े टैक्सेशन के इफेक्ट आ जाएंगे आपको, तो ये बड़ी सारी चीजों को साइमल्टेनियसली देखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंपलसरी है SCCP से रजिस्टर्ड करना या नहीं?
अल्लाह अकबर। सोल प्रोप्राइटर को पहली बात हमने पढ़ा नहीं है, और एससीसीपी से सोल प्रोप्राइटर में 2 से रजिस्टर्ड नहीं होता। एससीसीपी से 2 चीजें रजिस्टर्ड होती हैं, नोट फरमा लें। वन इज कंपनी एंड द सेकंड वन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप भी होती है, ठीक है। और सर इसमें फर्ज करें सर, पार्टनरशिप नहीं मेरे दोस्त, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है सर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर दूसरा ये क्वेश्चन है कि अगर फर्ज करें पार्टनरशिप में हम 20 तादाद है, जो पार्टनरशिप बनी है, फर्म बनी है, तो उसमें ये जिस तरह हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो ये 20 आदमी का ये इस तरह फाइल हम बनाएगा, लागन बनेगा सर, इस तरह सारा डाटा। पार्टनरशिप ना कहो, फिर कहो कि कंपनी के अंदर अगर 20 लोग हैं तो 20 के 20 लोगों का बिल्कुल ये बनेगा। और फिर उसका नाम जो होगा वो सर एक अलग, फिर ये उसके साथ लिंक हो जाएंगे। अभी हमने बस लॉगिन तक बात की, आगे की बात हमने की नहीं। ये यहाँ से बात करें, ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। बिलाल बिलवानी साहब, भाईजान इसमें यह है कि टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस चीज को आप खुद देखें थोड़ा सा प्रैक्टिकली, कि अगर एक कंपनी एक साल में वो 1 लाख से स्टार्ट हुई और दूसरे साल के एंड पे वो कहती है जी मैं तो 4 करोड़ की हो गई हूँ, ठीक है, तो यानी कि उन्होंने कमाया है तो 4 करोड़ के हुए हैं, और 4 करोड़ के हुए हैं तो उनको टैक्स भी देना पड़ेगा। बेसिकली क्लाइंट का मसला ये था कि उन्होंने पैसे पेड अप कैपिटल कम रखा, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो कंपनी में थी ना वो उन्होंने बहुत ज्यादा की, ठीक है, तो बेसिकली या तो फिर पेड अप कैपिटल उसका बढ़ा लेते ना, ठीक है, या फिर पेड अप कैपिटल अगर उन्होंने ज्यादा नहीं रखा हुआ था या नहीं रखना चाहते थे, ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये इस सिचुएशन को लोन फ्रॉम डायरेक्टर के तौर पे हम शो कर लेंगे, ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसी और ऑप्शन नहीं है या कोई ऐसा वे ऑफ नहीं है कि हम इस चीज को किसी तरह से कैटर करें, ठीक है, ये बेहतर तरीका है, या फिर आप पेड अप कैपिटल इंक्रीज कर लें, ठीक है, वो उससे भी अच्छा तरीका है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, वैसे मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सर, एक एफपीआर के अंदर रजिस्टर्ड आया जाता है फार्म के नाम से, वो एज ए पार्टनरशिप होती है या क्या? ये मैं आपको करवाऊंगा, बस यहाँ तक ये इस टॉपिक से रेलिवेंट आप क्वेश्चन पूछें, आगे पीछे के क्वेश्चन नहीं। बाकी एनजीओ, एओपी और सोल प्रोप्राइटर कहाँ से रजिस्टर्ड होते हैं मैन्युअली? ये फार्म और ये सर, ये काइंडली बता सकते? ओहो यार, मैंने आपको बताया है आज के टॉपिक से मतलब पूछे मेरे दोस्त, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ये चीजें जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वन बाय वन उसको क्लियर करेंगे। आंसर भाई नाराज नहीं होना, क्योंकि ये चीजें जो पढ़ रहे हैं ना, अगर यहाँ से हम कहीं और चले जाएंगे तो गलत होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, मैंने पढ़ाई नहीं है, बताई नहीं है, तो मैं वो चीज को बताऊंगा, मुझे मजा नहीं आएगा, मतलब ना आपको मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू सर। बाकी एनजीओ, एओपी और सोल प्रोप्राइटर आप अहमद शरीफ साहब पूछ रहे हैं, तो भाईजान एनजीओ के भी जो मॉडल है आपको हाई लेवल पे बताऊंगा, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर का भी बताऊंगा और बाकी चीजों का भी बताऊंगा मेरे दोस्त। जो मैंने आपको चीजें कमिट की हैं आपको सारी चीजें डिलीवर होंगी, बल्कि उससे एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। आपको आइडिया कि अगर हमने पोर्टल पे इतना टाइम लगा दिया है ना, आज एक बात है, तो मैं सारी चीजों को ईमानदारी से इस तरह मेहनत से समझाऊंगा। मुझे ये कुछ चीजों को वो गुजारने का या सिर्फ पेलने का शौक नहीं है, मुझे तो खुद वो तशनगी मेरी बाकी रहती है, मुझे सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती कि अगर जब तक मैं खुद मुतमिन ना हो जाऊं। ये अभी इतना बढ़ाया ना, तो मैंने कहा सवाल पूछे, जब अगली चीजें जैसे 1 बाय 1 बढ़ाऊंगा तो आप उसमें से जितने मर्जी क्वेश्चन निकालिएगा, आई विल बी देयर। फिलहाल दिवानी साहब नेक्स्ट वीकेंड पे क्लास होगी सेम टाइम पे हमारी क्लास, अनलेस खुदा न खासा किसी वजह से अगर अनाउंस कर दी जाए, कोई मसला हो जाए, तो ठीक है कि वो खत्म होगी, वरना हमारी क्लास का ये टाइम कंफर्म है और मैं उससे बाउंड हूँ आपको उस टाइम को देने के लिए, ठीक है। जो टाइम हमारा 8:30 to 10 है, तो मैं हाजिर हूँ। अभी देखें जैसे ऊपर भी चला गया है, अगर आप लोग के क्वेश्चन होंगे तो भाई मुझे एतराज नहीं है, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ क्लास नहीं, क्लास से हट के आप मुझे क्वेश्चन करें, मैसेज करें, मैं गाइड करूंगा। राय साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है अमर भाई। रियली सॉरी, आपका टाइम काफी ज्यादा लग गया। ओहो कोई मसला नहीं मेरे भाई, जो लोग अभी क्योंकि क्लास कंप्लीट हो गई है और कोई लोग जाना भी चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो लोग इंटरेस्टिंग फील कर रहे हैं, बैठना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, जितने क्वेश्चन है चाहे घंटा आप बैठे रहें, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच सर। सर बस एक चीज पूछनी है दोबारा मुझे, शेयर कैपिटल में हमारी बात हो रही थी,
शेयर कैपिटल में अब देखें कुछ लोग इस तरह से होते हैं। मैंने एक कंपनी बनाई थी ना रिसेंटली, मैंने थोड़ा सा काम किया था, तो उनका ये सिनेरियो था कि उन्होंने जी कंपनी बना ली और उनका कोई चलाने का उस वक्त तक मूड नहीं था। ठीक है, मतलब वो 10 लाख के उन्होंने शेयर्स कर लिए, लेकिन उनका चलाने का कोई मूड नहीं था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे पास अभी तो पैसे हैं नहीं। बिल्कुल तो सही। ऐसी सिचुएशन में क्या हम फ्यूचर में जाके शेयर कैपिटल को कम कर सकते हैं कि हमारी कंपनी एग्जिस्ट भी करती रहे, और हम उसको जो है ना, लेट सपोज 10 लाख था तो हम उसको 50,000 पे ले आए और मैं कहा जी 50,000 पे जमा करा दो नहीं, ताकि एटलीस्ट कंपनी ये आपके आ नीचे क्यों लाना चाहते हैं? नीचे क्यों लाना चाहते हैं? इसका फायदा क्या होगा आपको? जाए। बेसिकली उनके पास पैसा नहीं है और वो खड़ी भी करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, तो वो नहीं 10 साल देखिए, बाद या 5 एक साल चीज बाद आपको चला लें। बता दूं, एक चीज बता दूं आपको, जी उमर भाई, बात ये है कि देर इज अ कमिटमेंट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन व्हेन हम्म यू साइन, डिजिटली साइन करते हैं ना पिन के जरिए, कि ये हम्म कंपनी का कैपिटल इतना होगा, ठीक है, तो वो हम्म आप लाइबल हैं, आपको कंपनी के अकाउंट में जमा करवाना है। आप नहीं करवाते, कानूनी तौर पे आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डिक्रीज अच्छा भी कर देंगे बाद में, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अब आपको एक दफा कंपनी के अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा, और कंपनी के अकाउंट में एक दफा जो पैसे चले गए वो आप हम्म विथड्रॉ नहीं कर सकते। कंपनी से लोन तो लिया जा सकता है वाया स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन आप कंपनी से वो पैसे ड्राइंग के तौर पे किसी और मद में नहीं निकाल सकते। डिविडेंड तो आप ले सकते हैं कंपनी से, ठीक है, लेकिन कोई और हम्म आपके पास ऑप्शन नहीं है। कैपिटल, वो जब कंपनी बन गई, आपने फीसें दे दी, आपने कमिटमेंट दे दी कि मैं कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर पैसे दूंगा, ये कानून में लिखा हुआ है, आपके सामने मैंने खोला, और जी जी 45 दिन में ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेके मैं इस चीज को यकीन दहानी करवाता हूँ कि हम एससीसीपी को बता देंगे, ठीक है, और फिर आप नहीं जमा करवा रहे हैं, तो आप कानून के अगेंस्ट जा रहे हैं। और इस पे नीचे पेनल्टी भी लिखी हुई है जो मैंने अभी नहीं बताई, ठीक है, वो सेक्शन हम्म 479 में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि हम स्कूल से चलेंगे ना, जल्दबाजी किस बात की है भाई, ठीक है। ठीक और है सर, बाकी थैंक शहजाद हुसैन साहब क्वेश्चन पूछते हैं जी इंक्रीज करने का तरीका। तो मेरे भाई, इंक्रीज भी करेंगे, कोई मसला नहीं। अभी कंपनी बनाएंगे तो कंपनी का कैपिटल जब एक दफा सेट कर लेंगे तो इंक्रीज भी करेंगे, डिक्रीज भी करेंगे, करना हुआ तो, ठीक है। डिक्रीज बहुत कम है, कोई सर प्रैक्टिकल सर समझ नहीं आती, इंक्रीज का आती ही समझ। जी जी, एहसन साहब। सर मैं ये कह रहा था कि देखें काफी बंदे इस ग्रुप के अंदर ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हैं। मेरे जैसे बंदे बेसिक लेवल पर जब इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो उल्टा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो आपकी बात सही है कि जो आपने अभी तक पढ़ाया है बस उसी के ऊपर ही क्वेश्चनिंग करें तो वो बेहतर है। जी जी, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। असन भाई, एक और चीज है ना, मैं एक और चीज बता दूं, एक चीज आपने नोट फरमानी है, और ये मैंने भी हमेशा से यही किया है। जब आपको एक चीज मिल रही है ना, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज मिल रही है, वैसे तो मेरी ये कोशिश है कि जितना कोई बढ़ाया है ना, उससे एक्स्ट्रा मैं कभी भी किसी बंदे का क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करता, अभी आपके सामने हुआ भी है। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है, जैसे ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये हर बंदे को नहीं पता होगा, बड़े लोग परेशान हो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये वो कोई एक्स्ट्रा चीज है, कुछ ना कुछ आपके पल्ले, शायद कुछ एक आधी बात पल्ले पड़ जाए, ठीक है। वरना जो मैंने बढ़ाया है ना, वो वाली चीज अगर आपके पल्ले नहीं पड़ी, तो फिर आपके साथ हुई है ज्यादती, और आपने अपने साथ भी ज्यादती किया, मुझसे क्वेश्चन अगर नहीं पूछा तो, ठीक है। क्वेश्चन उस चीज पे जरूर पूछें, लेकिन एक्स्ट्रा चीज अगर आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, ये चीज क्यों बोली जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए, तो मुझे फिर ये लगता है कि यार अगला बंदा अगर मुझसे सवाल पूछ रहा है ना, तो मुझे उसको एड्रेस करना है। लेकिन ये क्लास के बाद हम कर रहे हैं, क्लास टाइम में आपको पता है, मैंने अगर कोई क्वेश्चन बता दिया था ना, या वो चीज बंदा आया नहीं जी, ये वाली चीज मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, तो भाईजान वो मेरा कसूर नहीं है, वो बंदा रिकॉर्डिंग सुने, रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है ना उसके पास। लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर फ्लेवर मिल रहा है ना, तो हल्का सा ले लो, मेरा ख्याल है। बाकी अगर यहाँ तक क्लास एंड हम कर चुके हैं, और आप लोग जाना भी चाहते हैं, तो जो बंदा जाना चाहता है जाए, जो सवाल जो जो पूछना चाहता है, तो हम कोई 5-8 मिनट और अवेलेबल हैं, करते हैं बातें। हसन भाई, नाराज तो नहीं हो गए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा बताया था। अरे देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि गुस्सा कर गए आप। नहीं। हसन भाई, नाराज नहीं होना, ठीक है ना, आप भाई हैं मेरे, ठीक है। मेरा ख्याल है कि अब खामोशी का समय है, ठीक है, और खामोशी का वो स्कूल तोड़ते हैं आप लोग तो ठीक है, अदरवाइज आई शैल हैव टू लीव, ठीक है, तो बता दीजिए। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछें। अच्छा, एक तो मतलब कंपनी हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड थोड़ी सी जो सर वो एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए, लाइक हम क्यों जो सर ना वो उसे कंपनी को जो सर ना, एक तो आपने बताया
कि उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। और क्या चीज होगी जिसके ऊपर हम ये काम तो हम पार्टनरशिप में भी सारे के सारे कर सकते हैं, तो हमें कंपनी बनाने की क्या आपको जरूरत? किसने बोला है, आपको किसने बोला है कि पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं वो यही बात कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी मतलब वो पार्टनरशिप हम कर सकते हैं, वही काम हम कंपनी में कर रहे हैं कि हम बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर तो जिनसे वो शेयर कैपिटल हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये क्यों करना होगा? जी ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, दोनों का फर्क भी बताऊंगा, सारी चीजें आपको जब तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी ना, चारों चीजें बल्कि, तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा, ठीक है, आप किसी बंदे को बोलने वाले हो जाएंगे। और बेसिकली एक चीज है तो कंपैरिजन में वो चीजें नहीं है ना, तो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि बताने से ज्यादा समझना मुश्किल हो जाता है। एक चीज याद रखें कि जो पार्टनरशिप है ना, उसमें नॉर्मली आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। मैंने बनाया ऑफिस, ठीक है, उसका मुझे रेंट देना है, उसमें मैंने एक स्वीपर वाला रखा हुआ है, किसी के साथ एक बिजनेस डील कर ली, ठीक है, उसमें मुझे 5 करोड़ का घाटा हो गया, ठीक है, सपोज करें लॉस हो गया। अब ये है कि अगर वो कंपनी नहीं थी, पार्टनरशिप थी, तो मुझे जो 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ना, मुझे जेब से भी देना पड़ेगा। अगर मैं और मेरा दोस्त है ना, और 50-50 रेशियो है, तो 2.5 करोड़ हमें देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही कंपनी होती, तो कंपनी में ये जो आप लोग कहते हैं ना कि ये शेयर कैपिटल क्यों देना होता है, मेरा ख्याल अभी उमर साहब ने सवाल पूछा था, मेरा ख्याल है उमर साहब ही थे, मेरा ख्याल अभी वो भाग भी हैं, तो अभी उन्होंने सवाल पूछा था कि सर ये इतनी अमाउंट होगी ना, ठीक है, तो क्यों देनी है? आप वो कंपनी को जब एक दफा दे देते हैं ना, तो आप कह देते हैं कि भैया ये अमाउंट जमा करवा दिया, इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं देना। यार ये काइंडली माइक म्यूट रखें, कि मैंने जो ये पैसे कंपनी को आप बोल रहे हैं कि ये मेमोरेंडम में मैंने लिखे थे ना कि इतने देने हैं, ये मैंने दे दिए। अब कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो, कंपनी को 10 रुपए का नुकसान हो, आई एम नॉट लाइबल फॉर दैट। लेकिन जब कंपनी में आएगी बात प्रॉफिट की, आप कहोगे आई हैव द राइट टू दैट प्रॉफिट, ठीक है। एक चीज ये लिमिटेड लायबिलिटी की होगी कंपनी में, ठीक है। दूसरी बात परपेचुअल सक्सेशन की होगी, कोई पार्टनर मर जाता है, कोई बस्सा साल हो जाता है, पार्टनरशिप खत्म, कोई उसकी औकात नहीं है पार्टनरशिप की। लेकिन कंपनी चाहे 20 लोग आए, 30 लोग जाएं, कंपनी की नाम उसकी वक़्त बरकरार रहती है। हाँ, उसके ऑनर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट द शेयर कैपिटल एज पर द बिजनेस एंड नेचर टाइप? नहीं जी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अहमद शरीफ साहब, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कानून में, ठीक है। शिजाज हसन कहते हैं प्लीज इंटीमेट कंप्लीट नेम ऑफ बुक यू सजेस्टेड टू रीड यस्टरडे। ऐसे इस्लाम पब्लिकेशन बेयर लॉ, ठीक है, विद कमेंट्री, ठीक है, और आपने खुद ही लिख दिया है। थैंक यू फॉर सो मच, वी विल ट्राई प्रैक्टिकली, यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर मटेरियल टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रूल। जी मैं आपको थ्योरी भी शेयर करूंगा, पढ़ना आपने है, मैं आपको बताता रहूंगा, सरकार मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया उमर साहब, आई बिलीव आपको अभी थोड़ा और बेहतर हुआ होगा अगर आप मौजूद थे, कि जो पैसे आप कंपनी में शेयर कैपिटल लिखा होता है ना, वो दे देते हैं ना, कल को कंपनी को नुकसान होता है तो आप कहते हैं भाईजान मैंने और कोई नहीं देने, जाओ बाहर में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज आल्सो प्रोवाइड रीडिंग मटेरियल फॉर दिस वीक। जी मैं आपको चंद चीजें बिल्कुल इस एरिया से जो रेलिवेंट होंगी जरूर आपको भेजूंगा, बल्कि इंशाल्लाह अगले वीक से आपको बाकायदा पोर्टल एक्सेस मिलेगी। ये तो यूट्यूब पे हम लेक्चर डालेंगे, और उसमें बाकायदा ये जो एक एक चीज आपको बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीजें इंशाल्लाह छोटे छोटे MCQs, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है, ये इस लेक्चर के रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम पोर्टल पे डालेंगे, ठीक है। एंड यू विल एंजॉय कि वो चीजें आपने उधर प्रैक्टिकली हल करना होना। अच्छा ये ऐसे होता है, पेड अप कैपिटल का मतलब ये है, फलां जगह पे ऐसे एम्पावर है, सब्सक्रिप्शन मनी इतने दिन में देनी है, ठीक है। इस तरह से काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। और इंशाल्लाह अगली जो हमारी क्लास होगी वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले सैटरडे को आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, थोड़ा सा बंदे को गुस्सा आता है कि यार मेरा भी कदम टूट रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी मैं टॉलरेट नहीं करता होता, ठीक है। और वो करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग अपना टाइम निकाल के आए हैं, और यहाँ पे मैं जनाबे वाला आप लोग का टाइम जाया कर दूं, क्यों? चलें जी, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।